रहीम पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के सेशन में हम आपके पास हाजिर खिदमत हैं। आज के सेशन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न 2023 जो कि इस टाइम करंट हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिटेल रहनुमाई सर मंशा सुखैरा साहब से लेंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं मखदूम रशीद एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम टैक्स प्रोफेशनल्स इनकम टैक्स रिटर्न की अहमियत को बखूबी जानते हैं। रिटर्न फाइलिंग देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकली आपके 90% इनकम टैक्स आर्डिनेंस को ये कवर करती है। जब तक आपके पास टैक्स का अच्छा बेहतरीन इल्म मौजूद नहीं, तब तक आप अच्छी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। और आपका भी एक्सपीरियंस होगा और किसी FBR ऑफिशियल से भी पूछिएगा कि 90% जो टैक्स लिटिगेशन है उसकी बुनियाद रॉन्ग फाइलिंग्स हैं। दोस्तों ने रिटर्न दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त तरीके से दुरुस्त लॉ के तहत दुरुस्त कॉलम रिटर्न फाइल नहीं की तो रॉन्ग फाइलिंग है। तो यही एक एफ़र्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दोस्तों को दुरुस्त कानून से भी आगाही हो। और उसी का आज एक जो करंट इस टाइम चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न 2023 की फाइलिंग स्टार्ट है, तो उसी तसलसल का आज ये टॉपिक हमने चुना कि हम रिटर्न के हवाले से स्पेशली ख़ास तौर पर सर मंशा सुखैरा साहब से रहनुमाई हासिल करें। तो मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखैरा साहब से कि वो आएँ और इनकम टैक्स रिटर्न 2023 इसके प्रोसीजर, किन पे रिटर्न फाइलिंग लाजिम है, किस तरह फाइलिंग होनी है और इसके अंदर जो हॉट टॉपिक्स हैं उसके हवाले से हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2023। तो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी जो हमारा ये रिटर्न है 2022 वाली, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पाकिस्तान टैक्स चैनल में पड़ी है। तो ऑलमोस्ट वही रूल रेगुलेशन वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक जो चेंजेस आई हैं वो वाली हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है स्कोप ऑफ इनकम हम छोड़ते हैं। हेड ऑफ इनकम आपको पता है, सैलरी, इनकम फ्राम बिजनेस, इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। उसके बाद रजीम का भी आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें नॉर्मल टैक्स रजीम है, फिक्स टैक्स रजीम है, आपकी फाइनल टैक्स रजीम है, सेपरेट ब्लॉक वाली है और दूसरी है जिसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिटर्न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसके क्वेश्चन है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, व्हेन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल, तो हाउ टू फाइल द एक्सटेंशन, रिवाइज रिटर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तो ये क्वेश्चन जो है इनको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ही खोल लें, सब सेक्शन। बेसिकली पहले हम ओवरऑल देखें तो सेक्शन 114 से लेके 119 तक जो है ये सेक्शन डील करते हैं विद द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि किसने फ़ाइल करनी है, कब फाइल करनी है, हाउ टू फाइल करनी है, और फिर किसने नहीं फाइल करनी। वेल्थ स्टेटमेंट भी इसी में ही है और सारी फॉरेन एसेट स्टेटमेंट भी इसी है, 114 से लेके 119 तक। इसी तरह रूल देखते हैं हम, रूल भी इम्पॉर्टेंट है तो हम रूल को भी साथ देखेंगे। 34 से लेके 39 तक वो रूल है, और फिर इसके साथ सेकंड एक शेड्यूल है। तो सेकंड शेड्यूल जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म, उसमें रिटर्न जो है रिटर्न के फॉर्मेट होते हैं। तो वो हर साल FBR जो है वो 114(2) रीड विद 237 सेक्शन के तहत हर साल वो प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब का प्रोसीजर जो है वो रूल में भी दिया हुआ है, पहले ड्राफ्ट दे ऑनवर्ड उसको भी हम देखेंगे। तो रूल 34 जो है, 34A, 35, 36, 37, 38 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ चीज़ें यहाँ जो स्टैचू होता है यूजुअली उसमें चीज़ें समराइज होती हैं, रूल जो होते हैं उसमें उसकी डिटेल्स होती हैं, तो उसको साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हम सेक्शन को देते हैं, डायरेक्टली प्रेस्क्राइब फॉर्म को देते हैं, रूल को नहीं देखते। तो आज हम मोस्ट जो मेन हमारा जो
होगा। अब चेक करेंगे या देखेंगे, वो रूल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, रूल को वैल्यूएट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए और किस तरह चाहिए। और यूजली रिटर्न की डेफिनेशन देखेंगे हम, बेटा रिटर्न की डेफिनेशन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 114 और एक्ट ही खोल लें, उसी में से देख लेते हैं हम। सेक्शन 114 है और रिटर्न जो डिफाइन, वैसे तो डिफाइन सब सेक्शन 2 के सब सेक्शन में भी होगी, लेकिन वहाँ यही लिखा हुआ है एज डिफाइंड इन सेक्शन 114(2). तो हम 114(2) जो है इसमें वो रिटर्न डिफाइंड है कि रिटर्न क्या चीज़ है और क्या इसके कंपनी नेचर है, क्या इसकी स्टेटमेंट है या क्या इसके साथ ऐड करना है। तो इसका 14(2) जो है, 14(1) जो डील करता है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, वो लेटर ऑन कर लेंगे। तो पहले रिटर्न और उसके प्रेस्क्राइब फॉर्म और फिर रूल जो है डीलिंग के क्या क्या हमने साथ शामिल करना है। ए रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो इट मीन्स प्रेस्क्राइब फॉर्म मीन, प्रेस्क्राइब का मतलब है प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। जहाँ कहीं भी वर्ड यूज होगा प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द रूल। प्रेस्क्राइब वर्ड इटसेल्फ इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 का सब सेक्शन होगा, पी में जहाँ होगा। तो अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। तो इसको प्रेस्क्राइब बाय रूल ही होगा, प्रेस बाय का कोई सर्कुलर या ऑर्डर नहीं होगा। तो इसलिए ऑर्डर सर्कुलर जो होते हैं दे आर इंटरनल गाइडलाइन बिटवीन द FBR और उसके एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं होते। तो जब भी कहीं देखा जाएगा तो ये रूल्स प्रेस्क्राइब का वर्ड जहाँ कहीं भी यूज़ होगा तो प्रेस्क्राइब बाय रूल होगा। तो रूल मीन्स जो FBR को सेक्शन 237 में जो पावर है उसमें पावर गिवन है टू द FBR कि वो रूल फ्रेम करे। तो उस सेक्शन की पावर और रीड में सेक्शन 114(2) की पावर को एक्सरसाइज करते हुए तो रूल फ्रेम करता है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसी तरह फिर आगे रिटर्न जो है उसका प्रेस्क्राइब फॉर्म है। तो यहाँ प्रेस्क्राइब फॉर्म पहला इंपॉर्टेंट इसमें जो कंटेंट है वो है प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो आप कोई मैनुअल या वैसे विदाउट प्रेस्क्राइब फॉर्म, वैसे आप कोई एप्लीकेशन स्टाइल या और कोई ड्राफ्ट स्टाइल अपना सेल्फ मेड उस पर आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो आपने जो FBR ने प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है उसी को फिल करना है, उसी पे ही आपने फाइल करनी है। और शेल बी कंपनीड बाई सच एन एक्चुअल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। इट मीन पहले प्रेस्क्राइब फॉर्म है फिर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है। अब जो वहाँ प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, नेक्चर है, स्टेटमेंट है, वो प्रेस्क्राइब जो उस रूल के तहत प्रेस्क्राइब है वो आपने साथ लगानी है। जो प्रेस्क्राइब नहीं है वो आपकी ऑप्शन है, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वो वाली आपके लिए रिटर्न कंप्लीट करने के लिए वो जो प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है वो आपने उसके साथ लगानी है। अदरवाइज फिर वो इनकम्प्लीट या कंप्लीट या आगे 120 वाले उसमें होगा तो उसके नोटिस आपको आ सकते हैं। तो इट मीन जितनी उसमें प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, एनेक्चर है, स्टेटमेंट है या आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसके लगाना है। पहला प्रेस्क्राइब फॉर्म, दूसरा प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट, एनेक्चर, स्टेटमेंट। उसके बाद प्रोवाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन और पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। तो ये प्रोविजो की वजह से अब एक रिटर्न नहीं है, अब FBR के पास पावर दी गई है इसी सेक्शन में कि वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रिटर्नें प्रेस्क्राइब कर दे। अब इसी तरह जो इस साल आया है SRO उसमें 10 डिफरेंट रिटर्नें उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दी हैं। SME की अलहदा है, इंडिविजुअल की अलहदा है, बिजनेस इंडिविजुअल की अलहदा है, सैलरी की अलहदा है, कंपनी की अलहदा है और डिफरेंट वहाँ कैटेगरी। वो हम SRO देखेंगे तो उसमें पहले लिस्टिंग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिटर्न है, किसने कौन सी फाइल करनी है। वो इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर दिस प्रोविजो है, या बोर्ड को पावर दी है कि यहाँ पहले नहीं था लेकिन अब पावर दी है। सेल टैक्स में भी ऐसे है, पहले नहीं थी, अब उसके डिफरेंट नेक्चर के लिए अलग-अलग टाइमिंग है और प्रेस्क्राइब फॉर्म है। पहले जो सप्लायर है उसने नेक्चर C पहले फाइल करना है, दूसरे लेना है, तो इसलिए डिफरेंट पार्ट में भी रिटर्न, आप पीस मिल में भी रिटर्न फाइल हो सकती है। तो इसके भी इसलिए यहाँ डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न, एक रिटर्न हर एक के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ जो भी FBR की जो पावर है 237 रीड
विद दिस प्रोविजो डिफरेंट लोगों के लिए FBR डिफरेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है। डिफरेंट प्रेस्क्राइब करेगा तो उन लोग जो उसमें उस एरिया में फॉल करेंगे या क्लास ऑफ पर्सन में फॉल करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट जो उनके लिए मेंट फॉर देम है तो उसी पे वो फाइल करेंगे और दूसरे को ऑप्ट नहीं करेंगे। जिसके लिए जो है उसने अपने उस फॉर्मेट पे उसके लिए वो प्रेस्क्राइब फॉर्म रिटर्न होगी, उसके लिए दूसरे वाले की नहीं होगी। तो हर एक के लिए जो जिसके रेलेवेंट प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसने रिटर्न उस पर फाइल करनी। क्लियर? वो इन व्यू ऑफ पावर जो यहाँ दी गई है डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन या पर्सन के लिए, तो अकॉर्डिंगली FBR ने एक्सरसाइज करते हुए उसी SRO के तहत जो है वो प्रेस्क्राइब की लेटर हम देखते हैं। उसके बाद shall duly state all relevant particulars information as specified in the form of return including declare of record kept by the taxpayer। तो थर्ड चीज़ जो आपने रिटर्न में है तो जो जितने वहाँ कॉलम है आपके डिफरेंट हेड ऑफ इनकम है, कंप्यूटेशन, ये वो वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ प्रेस्क्राइब की गई है कि ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो आपने देनी है। और साथ आपने इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन साथ ये भी देनी है कि ये रिकॉर्ड जो है आपने प्रेस्क्राइब रिकॉर्ड जो है आपने मेंटेन किया हुआ है। शैल साइन बाय द person being individual or a person represent where section 172 applies। तो जिसकी रिटर्न है उसने करना है, या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो 172 में, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि जैसे कंपनी है उसका जो है रिप्रेजेंटेटिव है या उसको प्रेस्क्राइब पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव है जो और है, तो उसने वो वाले ये हैं। तो उस सिचुएशन में 172 में जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथोराइज तो दूसरे एडवोकेट वो होते हैं जो उनके बिहाफ पे जो कर सकते हैं, या कंपनी क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं होती या लीगल पर्सन होती है तो उसमें उसके जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी ऑथोराइज हैं तो वो उन पर फाइल कर सकते हैं। उनके सिग्नेचर या वो प्रेस्क्राइब फॉर्म प्रेस्क्राइब सिग्नेचर भी होना जरूरी है। शैल बी या डिजिटल सिग्नेचर है आजकल, जैसे शैल बी कंपनी बाई एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ, जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी निकलेगी, जो लाइबिलिटी निकलेगी उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो चालान साथ अटैच होना ज़रूरी है। उसके बाद शैल बी कंपनी विद वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116, और उसके साथ ये भी मैंडेटरी है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी अदरवाइज इंडिपेंडेंट है 116 में, या फॉरेन वेल्थ एसेट जो है वो 116A में है, लेकिन यहाँ वो रिटर्न का ही पार्ट बना दिया गया। पहले ओल्ड लॉ में ये था कि भाई कुछ लोगों के लिए फाइल करना जरूरी थी, कुछ के लिए मैंडेटरी थी, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं थी। तो अब ये पार्ट ऑफ जो है रिटर्न है, तो रिटर्न के साथ ही इसका फाइल करना भी मैंडेटरी है। उसके बाद शैल बी कंपनी फॉरेन एसेट 116, इसको हम 116A में, तो किन के लिए फाइल करनी नहीं करनी वो उसमें अलहदा भी है, तो ये सेपरेट स्टेटमेंट भी होगी। उसके बाद रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली आ जाए। इसका आगे रिटर्निंग का सब सेक्शन है, इसी का पार्ट है 2A। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया और एनी अदर कंप्यूटर रीडेबल मीडिया एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी ए रिटर्न फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 एंड द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल फॉर डिटर्मिनेशन of eligibility of such data and intermediary who will digitize the data of such return and transmit same electronically to the income tax department under their digital signature and other matter relating to electronic filing of return statement and documents। तो it means ये 2A जो है ये इसके मुताबिक जो एक्चुअल रिटर्न वो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक साइन और वो वाली रिटर्न जो है वो एक्चुअल रिटर्न नहीं है, दैट इज डीम्ड टू बी रिटर्न। और इसके लिए रूल रेगुलेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक जो ई फाइल हम करते हैं तो इसके लिए वो इस सब सेक्शन 2A की पावर इस्तेमाल करते हुए इसके रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। एक्चुअल रिटर्न वो प्रेस्क्राइब है, लेकिन ये डीम टू बी एज ए रिटर्न है और इसमें डिजिटल सिग्नेचर या वो जो कंडीशन है यहाँ डिस्पेंस विद है। तो ये यहाँ तक ये है विद रिगार्ड टू रिटर्न। ये पुराना तो नहीं लाना। अच्छा, इसी तरह रूल अब हम देखते हैं 34। ऊपर देखिए हेडिंग है नीचे।
रिटर्न, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, वेल्थ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय सर्टेन पर्सन। तो ये रूल जो है इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ रूल में भी कुछ चीज़ें ये प्रेस्क्राइब्ड है कि वालेकुम बेटा उधर से चेयर ले। Return shall provide, the rule shall apply to provide for furnishing of return of income. Return of income as required to furnish under section 114 shall be in the form specified in Annexure 1 of second schedule. Second schedule means वही prescribe जो आगे आप देखेंगे SRO के तहत है, second schedule उसमें फॉर्मेट है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर, वही डिजिटल सिग्नेचर या अदरवाइज। ये रिटर्न ऑफ शैल बी कंपनीड बाय द फॉलोइंग नेमली, तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट थे और ये भी एडिशनल है। अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट, एनेक्चर एंड इन केस ऑफ कंपनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम रिटर्न फाइल करते हैं और ये साथ नहीं होता। तो इन केस ऑफ ए कंपनी रिटर्न शैल बी कंपनीड बाय ऑडिटेड अकाउंट एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स एंड टैक्सेबल इनकम एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। तो जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसको आपने रिकंसाइल करना है विद द टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम। यूजुअली तो वहाँ कॉलम बना होता है जिसमें अलाउड और डिसअलाउड एड लेस किए होते हैं, उसमें डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन, टैक्स डेप्रीसिएशन और लिखे होते हैं एडमिसिबल और इनएडमिसिबल, वही बेसिकली रिकंसिलेशन है। तो आप पहले फिल करते हैं जब रिटर्न, तो वहाँ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द जो अकाउंट्स में प्रॉफिट होता है वहाँ तक बिफोर टैक्स वहाँ तक आप आते हैं। उसके बाद फिर कॉलम होता है एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंटें देते हैं, ऐड लेस करते हैं, ऐड वाली इनडिविजिबल ऐड करते हैं, डिविजिबल लेस करते हैं, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन, टैक्स डेप्रीसिएशन, लीज वाले या और कोई जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऐड लेस करके आप फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और डिफरेंट हेड की भी आप करते हैं, कोई अगर आप उसमें प्रॉपर्टी इनकम है तो वो आप निकाल देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी निकाल देंगे, कैपिटल गेन है वो वहाँ टोटल में से निकाल के आप रेलेवेंट हेड में ले जाएंगे, इस तरह अदर सोर्स की इनकम है यहाँ से निकाल के अदर हेड में आप ले जाएंगे। तो ये रिकॉन्सिलेशन वाला जो है उसमें आप नेक्स्ट आगे नेक्स्ट, ये मतलब इसमें कोई मिसिंग है, पुराने रूल है कोई है 34A भी, 30A और 34A B C D भी है। वो रिगार्डिंग के प्रेस्क्राइब अगर जब आपने SRO से रिटर्न का फॉर्मेट करना है तो उसकी ड्राफ्ट ड्राफ्ट पहले आएगा, अब उसके लिए टाइम दिया जाएगा। चल नेक्स्ट, तो वेल्थ स्टेटमेंट वहाँ पहले देख लेते हैं 116। तो रिटर्न में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। तो वेल्थ स्टेटमेंट को हम फिर अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। द कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल टू फर्निश ऑन ए डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ए स्टेटमेंट हियर इन रेफर टू एज ए वेल्थ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाई इन द प्रेस्क्राइब मैनर गिविंग द particular of total person asset liability on the date or date specified in such notice, the total asset liability of the person of spouse, minor, children, other dependent as on the date and date specified in the notice, any asset transfer by a person to any other person during the period or period specified in the notice and consideration for the transfer, total expenditure incurred by a person and person spouse, minor child and other dependent during the period. And detail of period specified in the notice and detail of such the reconciliation statement. ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस, अगर किसी को दे तो उस सिचुएशन में आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है जहां आपने नहीं फाइल की, और वॉलंटरली आपने जो फाइल करनी है वो सब सेक्शन 2 है ऑफ सेक्शन 116। तो इसमें एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग इंडिविजुअल filing of return for a tax year shall furnish a wealth statement and wealth reconciliation for the tax year along with the return। हमने रिटर्न की डेफिनेशन अभी देखी है, वहाँ भी वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट जो है 116 की मैंडेटरी थी कि पार्ट ऑफ रिटर्न, और यहाँ अकॉर्डिंगली कि जिसने रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए मैंडेटरी है कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करे, और वो प्रेस्क्राइब उसी जो SRO है उसी के तहत है। प्रोवाइडेड दैट
every member of the association of persons shall also furnish wealth statement and wealth reconciliation statement for the year along with return of income of the association। तो इट मीन्स कंपनी के लिए वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है, इंडिविजुअल जो है वो जो रेजिडेंट है उसके लिए है, और उसके लिए और या मेंबर एओपी है तो उसके मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो रिटर्न फाइल करेगी एओपी, तो मेंबर की वेल्थ स्टेटमेंट साथ ज़रूरी होगी। उसके बाद वेयर पर्सन प्रोवाइजो है एओपी की जितनी रिटर्न्स फाइल करते हैं उनके पार्टनर्स की रिटर्न अलग तो फाइल होती है, उसके अंदर तो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन शैल आल्सो, ये उसके साथ नहीं है कि वो भी फाइल करेगा, ठीक है, उसका ये नहीं कि उसका पार्ट बनेगी। तो मेंबर अलहदा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो अलहदा है, उसने अपनी भी रिटर्न फाइल करनी है, और एओपी इंडिपेंडेंट है, मेंबर इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट उसने रिटर्न फाइल करनी है तो इसमें इसको कनेक्ट किया गया है कि जो जितने मेंबर होंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी फाइल करेंगे, उधर रिटर्न फाइल करेंगे, अगर नहीं भी रिटर्न तो ये फाइल करना मैंडेटरी है। 116(2) के साथ डुप्लीकेशन नहीं फिर हो जाएगी? किसके साथ? 116(2) के साथ वहाँ पे तो हर ने देनी है। 116(2) के ये 116(2) ही पढ़ रहे हैं हम। इसके नीचे प्रोवाइजर अगर ऊपर है ना एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर, पहले तो इस पे ऑलरेडी बीइंग एन इंडिविजुअल हो चुका, तो ये फिर डुप्लीकेशन नहीं आ जाएगी? नहीं, अगर रिक्वायर्ड नहीं भी है उसको रिटायर फाइल करना तो एओपी वाला ड्यू टू एओपी जरूर फाइल करेगा, ऐसे समझ लें। उसका जो शेयर आएगा वो शेयर आएगा ना, अदरवाइज वो नहीं भी रिटर्न फाइल करता। तो जब एओपी फाइल कर रही है एक रिटर्न तो ये उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि रिटर्न बेशक उसकी बिलो है, वैसे भी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी जो है इंडिविजुअल के लिए 92 सेक्शन के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो अब वो कहे जी मेरा तो एग्जेम्प्ट है, मैंने तो करना ही नहीं, मैं रिटर्न भी नहीं फाइल करता, वेल्थ भी नहीं फाइल करता, ठीक है। तो उसके लिए इस प्रोविजन को इसलिए डाला गया है कि लोग एओपी की फाइल करते थे, अपनी फाइल ही नहीं करते थे। वो कहते मेरी सिर्फ तो मेरी रिटर्न में तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है फ्रॉम द एओपी और वो एग्जेम्प्ट है, तो मैं ना रिटर्न रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न है, ना ही मैं वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करूँगा। तो मेरे एसेट 7 साल चलते रहेंगे, एओपी चलती रहेगी। 8-10 साल आप फाइल ही ना करें, वेल्थ जितनी मर्जी बना लें, तो सारा फंड शंड जो एओपी से इधर उधर से सारा उसमें जाए, और अकॉर्डिंगली आप 5 साल के बाद वो कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए एओपी के साथ इवन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, हमने आज फर्स्ट ओमिट कर दिया ना कि किसने फाइल करनी है किसने नहीं करनी, तो पहले वाला जाता हुआ इज रिक्वायर्ड टू फाइल, वो हमने डिस्कस नहीं किया। रैशनल ये भी है कि जब आप ये फाइल कर रहे हैं एओपी की, बेशक वो उसकी टैक्स इनकम है, उसकी कोई और इनकम ही तो हो सकती है, प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, इसलिए वो सारी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, उसके अंदर जो डिक्लेयर करेगा। और ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है कि जो मेंबर ऑफ एओपी है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, उसकी अपनी है या नहीं। अगर उसकी अपनी और सोर्स है वो तो फिर वैसे रिक्वायर्ड टू फाइल होगा, तो रिक्वायर्ड टू फाइल होगा तो साथ वेल्थ भी फाइल करेगा, रिटर्न विदाउट वेल्थ नहीं होगी। क्लियर जी? रिटर्न में क्योंकि रिटर्न का पार्ट है वेल्थ, तो जिसका सोर्स ऑफ इनकम इसके अलावा भी और है, सपोज अगला अदर सोर्स है उसका टैक्सेबल है, लेकिन या अदर भी उसका एग्जेम्प्ट है, तो जितना एग्जेम्प्ट है वो आउट ऑफ द ऑलमोस्ट एक किस्म का परव्यू उसके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है उसमें। अगर हम फाइल ऑफ रिटर्न खोलें सर, एक छोटी सी बात मेरी भी है। जी जी, जो वर्ड है रिटर्न ऑफ इनकम, उसके एम्बिट में क्या इनकम टैक्स की रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट दोनों आते हैं? अभी तो हमने पढ़ा, इनकम का जिक्र अभी तो मेरा लेट आए शायद, दोबारा दिखा दें भी, सबसेक्शन 2 खोल लें। ये अभी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि रिटर्न में क्या क्या चीज़ है। तो ये रिटर्न का आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म है, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, प्रेस्क्राइब पार्टिकुलर्स है, इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल सिग्नेचर है, प्रेस्क्राइब वेरिफिकेशन है, एविडेंस है, और उसके बाद ई में है जो आप कह रहे हैं shall be accompanied with wealth statement as required under section, it means it is part of your return। इस तरह वेल्थ स्टेटमेंट जो फॉरेन एसेट है जिसके लिए रिक्वायर्ड है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर। अब आपकी रिटर्न में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, प्लस हमने सेक्शन रूल जो है 34 पढ़ा है, उसमें भी कुछ चीज़ें प्रेस्क्राइब, ये सारी चीज़ें रिटर्न के कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं। ये रिटर्न जब फाइल करेंगे रिटर्न ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म होगी और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये सारे होंगे तो रिटर्न कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट होगी तो फिर सेक्शन 120 है, उसमें सब सेक्शन 3 है, वो आपको नोटिस दे सकता है, डेफिशिएंसी का नोटिस, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली आपसे कॉल भी कर सकता है। फिर विद इन टाइम अगर नहीं फाइल करते तो वो आपकी रिटर्न ऐसे होगी जैसे फाइल ही नहीं की, अगर फाइल कर देते हैं तो वो फिर हो जाएगी।
है जी, उसको लेट ऑन दे। तो यहाँ वो उसका पार्ट है। तो अब हमारा था कि एओपी में अगर सबसेक्शन 1 देख मिनट, सबसेक्शन 1 को भी हम देख लेते ताकि वो क्वेश्चन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। तो सबसे पहले कंपनी है, कंपनी ने फाइल करना जरूरी। एवरी पर्सन अदर देन कंपनी हु टैक्सेबल फॉर द ईयर एक्सीड द मैक्सिमम दैट इज नॉट चार्जेबल। तो यहाँ है जिसकी एक्सीड नहीं करती वो, अगर आपकी एग्जाम्प्टी है तो वो चार्जेबिलिटी आएगी नहीं, और या उस लिमिट से जो 6 लाख है या 4 लाख है उससे नहीं बढ़ती, तो आप कहेंगे मैं तो नहीं फाइल करता। ठीक है जी। उस सिचुएशन में अगर आप मेंबर ऑफ एओपी हैं तो आपके लिए वेल्थ मैंडेटरी कर दी गई है। ठीक है जी। आप एज ए इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट बिलो है या एग्जाम्प्ट है या कोई और इनकम भी आपकी, वो रिटर्न नहीं देगा, सिर्फ वेल्थ देगा तो रिटर्न उसके साथ उसको देना पड़ेगी। यहाँ पे ले आते हैं ना उसको, बस इधर नहीं, इधर एग्जाम्प्ट भी है तो वो देना जरूरी है, वो वैसे ही प्रेस्क्राइब उसकी अकेली जाएगी नहीं। ठीक है, वो या फिर मैनुअल दे जाए। ठीक है, क्योंकि प्रेस्क्राइब है ही नहीं, वो प्रेस्क्राइब नहीं होती, मैं कैसे दे दूं? हाँ, वो कहे जी रिटर्न नहीं है, वो प्रेस्क्राइब, वो ये मैंने देनी नहीं, मेरे पे वो मैंडेटरी है, तो वो वैसे फिर वो दे सकता है। ठीक है जी। तो वैसे तो क्योंकि ऑनलाइन है आपका IRS में, उसको ये बेशक नील भी फाइल करना, बेसिक वहाँ लगाने की ये ज़रूरत है। या तो यहाँ AOP को लिखा जाता कि एवरी मेंबर AOP इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, तो वो नहीं लिखा गया। वो लिख देते तो फिर ऑटो पे वेल्थ आ जानी थी। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ नीड ये थी कि वो वेल्थ ज़रूर फाइल करे, रिटर्न करे या ना करे, और वेल्थ जो है AOP अगर है तो वेल्थ फाइल करे। असल में वो पुराना था 2015 से भी। हाँ जी, और 2015 में जब एवरी टैक्स पेयर को लगाया गया तो उनको ओमिट करना भूल गए। जी जी, उन्होंने, ठीक है ना, वो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसी में इसको एक नज़र डाल लेते हैं। एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इवन दो ये कंपनी की डेफिनेशन में फाइल करती है, लेकिन इसको फिर भी उन्होंने सेपरेट कर दिया, तो इसने भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके बाद एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द, सभी फाइनल टैक्सेशन वाले ने भी फाइल करनी है। उसके बाद एनी पर्सन हुज कवर्ड बाई APCT हु हैज़ नॉट, उसमें जो ऊपर वालों में कवर्ड नहीं है तो ये वाले हैं, चार्ज टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रोसीडिंग ईयर, पिछले 2 सालों में जिसने रिटर्न चार्जेबल टैक्स था उसने फाइल करना जरूरी है। क्लेम लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर ए टैक्स ईयर, जिसने लॉस शास क्लेम करता है उसके लिए भी मैंडेटरी फाइल करे। ओन इमूल प्रॉपर्टी विद इन लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड मोर और फ्लैट लोकेटेड इन द एरिया फॉलिंग विद म्यूनसिपल लिबर्टी कमेंसमेंट और लोकल लॉज, या एरिया कंटोनमेंट या इस्लामाबाद टेरिटरी में इस एरिया की लैंड हो या फ्लैट हो तो उसने फाइल करना भी जरूरी है। या रेटिंग एरिया में ओन इमूल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड और मोर लोकेटेड इन द रेटिंग एरिया, ओन फ्लैट कवर्डिंग 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन द रेटिंग एरिया। उसके बाद 1000 CC की गाड़ी हो, हैज़ ऑब्टेन्ड NTN, इसके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद इज ए होल्डर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी वेयर द अमाउंट ऑफ बिल एक्सीड 500,000, इससे बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन है उसके भी मैंडेटरी है। रेजिडेंट रजिस्टर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी, प्रोफेशनल बॉडी जैसे डॉक्टर की है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लायर्स है, उनके लिए भी सारों के लिए मैंडेटरी है कि टैक्सेबल है या नहीं है, इन्होंने फाइल करनी है। इस तरह रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन एसेट, जो रेजिडेंट है और उसने फॉरेन एसेट फाइल करनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करे। पर्सन और क्लासेस नोटिफाइड बाय विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज, और FBR ने कोई नोटिफाई कर दिए कि ये रिटर्न फाइल करें तो उन्होंने फिर फाइल करनी। ये वो पुराना ही है कि इस अमाउंट से एक्सीड होगी तो फिर भी फाइल करनी, इवन तो बाद में एग्जाम्पशन बढ़ा दी गई। क्लियर जी, आगे फिर चलिए, ये वाले लोग हैं तो इन्होंने इनके लिए मैंडेटरी फाइल करना। इन एडिशन टू दिस वो वाली जो है वेल्थ जो है वो मेंबर ऑफ AOP जो है उसके लिए मैंडेटरी है, यहाँ रिटर्न जाएगी, क्योंकि अपनी तो AOP की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट होती नहीं, इसलिए उनके जो मेंबर हैं उन्होंने फाइल करना जरूरी है। क्लियर जी, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट है AOP ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कंपनी और इन केस ऑफ AOP वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है इंडिविजुअल के लिए, तो जो मेंबर ऑफ AOP हैं वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। पहले जब मैनुअल था तो मैनुअल वैसे फाइल करते थे, आप प्रेस्क्राइब फॉर्म और फाइलिंग है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर फाइल करें। जी किधर वेल्थ स्टेटमेंट से 116 पे 2 चीजें हम चले गए थे, 16 2
हुए फर्ने फैस्टेड ये एरर ओमिशन रिवीजन जिस तरह रिटर्न हो 114(4) में रिवीजन होती है, कोई एरर ओमिशन आ गया लेटर ऑन, आप विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी आप उसकी रिवाइज फर्निश कर सकते हैं अलॉन्ग विद रीजन फॉर फाइलिंग, उसकी आप विद इंटीमेशन, ये अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटीमेशन आप दे के इसको फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग इंटीमेशन में फाइल करती है? ऑनलाइन में मेरा ख्याल नहीं है, अगर अदरवाइज आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलहदा उसमें प्रेस्क्राइब है कोई उसका टैब? अलहदा नहीं है, वो अप्रूवल के लिए अलहदा है, इसकी इंटीमेशन का नहीं है। ये आप ऐसे भी फाइल कर सकते हैं और वहाँ वैसे लेटर जमा करा दें। अंडर इंटीमेशन टू द कमिश्नर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, वो आज तक आया ही नहीं, तो फिर आप मैनुअली फाइल, ये भी आप कह सकते हैं कि है नहीं इसलिए मैं फाइल नहीं करता, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब नहीं है, क्योंकि प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स, तो रूल में प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन ऑन द सेफर साइड आप एक लेटर उनको इंटीमेशन दे दे कि मैं फाइल करने लगा हूँ, तो इसलिए ऑन द सेफर साइड ये रिक्वायरमेंट इंटीमेशन जो किसी ने भी आज तक नहीं दी तो कोई कंसीक्वेंस नहीं है ये। अगर वो आपको नोटिस देंगे कि आपने विदाउट इंटीमेशन की है, आपकी वैलिड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट थी, तो ये रिक्वायरमेंट थी, आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, तो ये आपको रिजेक्ट करने से पहले या इनकम्प्लीट रिटर्न या स्टेटमेंट कहने से पहले 120(3) का नोटिस देंगे ना। तो आप उसके रिस्पॉन्स में कह सकते हैं कि यहाँ मैंडेटरी है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर है, तो प्रेस्क्राइब फॉर्म मैनर क्योंकि फॉल्ट इज ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट एंड नो वन कैन बी पेनलाइज फॉर द फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट, इसलिए आपका फॉल्ट नहीं है। लेकिन एज ए सेफर साइड आप एक लेटर वैसे भी कमिश्नर के नाम दे सकते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह मैं रिवाइज करता हूँ। ये भी होती है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसमें भी आते हैं वेल स्टेटमेंट में, तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो लेटर है उसके अंदर ही इसका जिक्र करते हैं, वो तो अलग है, लेकिन आप बाज़ दफ़ा क्योंकि वो तो अप्रूवल लेना पड़ती है ना, उसके अपने 114(6) में अपनी एक रिक्वायरमेंट है रिवाइज रिटर्न के लिए, वो अप्रूवल है। अप्रूवल के लिए पहले आप लेटर देंगे और उसमें आप रीज़न बताएंगे और फिर कमिश्नर आपको अप्रूवल देगा, वो टैब खोलेगा और फिर आप करेंगे। या वो प्रेस्क्राइब पीरियड जो है विद इन दैट नहीं होगा, वो लैप्स होगा तो ऑटो पे फिर वो होगी, ठीक, तो फिर आप उसको रिवाइज फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट की बात है, वेल्थ स्टेटमेंट में उसके कॉन्सिक्वेंस है या नहीं है, वो अगर या कोई आपका ओमिटेड एसेट है या कोई और रीज़न है जो कि एरर ओमिशन हुआ है जिसकी वजह से आप वेल्थ स्टेटमेंट में वो वैलिड और प्रॉपर्ली एसेट कोई डिक्लेयर नहीं है, या वैल्यू उसमें मिसिंग है, या कोई पार्टिकुलर मिसिंग है, या कोई उसकी क्लासिफिकेशन गलत है, या और चीज़ है कोई, तो उसको आप एरर ओमिशन जो भी है उसमें कोई डिस्कवर करते हैं तो आपको विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी आप रिवाइज कर सकते हैं विद इंटीमेशन। इंटीमेशन प्रेस्क्राइब मैनर मोड अभी प्रेस्क्राइब नहीं है, टिल वो प्रेस्क्राइब नहीं है तो आप जस्ट इंटीमेशन दे के वैसे ही उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन ये है कि IRS पे अगर वहाँ देखें कि आपको वो अलाउ भी करता है कि नहीं, क्योंकि बाद दफ़ा कंट्रोल्ड है, बाद दफ़ा वेल्थ स्टेटमेंट कि हर एक ही आप फाइल कर सकते हैं जब मर्जी चाहें। 5 साल की पाबंदी लगा दी है, जहाँ 122 साल चुका है वो नहीं कर रहे। 1-2 तो 122 तो इसमें प्रेस्क्राइब कंडीशन है, प्रेसिडेंट कंडीशन है कि जब आपको नोटिस आ जाए 122 का, ऑडिट वाला नहीं, ऑडिट वाला आ जाए तो आप ड्यूरिंग ऑडिट उसने ऑब्जर्वेशन दे भी दिए तो आप फाइल कर सकते हैं। तो प्रायर टू 122(9) का आपको नोटिस आने से पहले एट एनी स्टेज आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं या रिवाइज आप फाइल कर सकते हैं जस्ट विद इंटीमेशन विदाउट एनी अप्रूवल। या जो वैसे इंटीमेशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेस्क्राइब मोड और मैनर नहीं है, आप वैसे ही रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर जी। दो द फादर टैक्स टू विच इट रिलेट, तो ये क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं कितने सालों की, वैसे 5 सालों की आप कर सकते हैं। Provided that the commission of the revision under this section is not for the purpose of correcting a bona fide wrong statement, he may declare such revision as a void through order in writing after provided opportunity of being। अगर आपने फाइल कर भी दी है उसके बाद फिर अगर कमिश्नर चाहे कि ये जो आपने वेल्थ में अपने एसेट या लाइबिलिटी या कोई एक्सपेंडिचर या कोई चीज़ रिकॉन्सिलेशन में आपने जो एरर ओमिशन करके करेक्ट किया है वो समझे ये बोनाफाइड ही नहीं है, मेलाफाइड ही है, तो उस सिचुएशन में फिर वो आपकी उस वेल्थ स्टेटमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन इनवैलिड डिक्लेयर करने से पहले 2 कंडीशन ज़रूरी है। एक कंडीशन ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड की जाएगी और आपको नोटिस दिया जाएगा। दूसरा ये है कि वो ऑर्डर रिजेक्शन का इन राइटिंग होगा।
तो करके फिर वो कर सकते। इसमें कोई टाइम फ्रेम भी है कि कब तक वो ये रिजेक्ट कर सकता है? क्या ये अगर उसमें कमिश्नर ने आपकी जो रिवाइज्ड वेल स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट कर क्योंकि इसमें तो कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं है, लेकिन वैसे क्योंकि 122 में आपका एक टाइम लिमिट दी होती है कि विद इन दैट नोटिस भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्लियर जी। इसमें या पुरानी भी 4 साल पुरानी 5 साल, क्योंकि जर्नल है कि उन्होंने अमेंडमेंट आपकी 5 साल तक फ्रॉम द एंड, जिस साल में आप रिटर्न फाइल करें उससे एंड से लेके आप फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इज फाइल टू 5 ईयर तक, जो सेक्शन 122 है। तो जहाँ कहीं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रिटर्न है, तो रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो डीम टू भी ऑर्डर हो जाता है, तो वो डीम टू ऑर्डर हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑर्डर का पार्ट बन जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट भी, रिवाइज रिटर्न है वो भी, और दूसरे जितनी एनेक्चर है, स्टेटमेंट है, सारे समझे रिटर्न है, और सारी चीज़ें डीम टू भी एन ऑर्डर है, वो ऑर्डर का पार्ट है। अब ऑर्डर के पार्ट में कुछ चीज़ें आपकी एरर ओमिशन उसमें भी हो सकते हैं, डेफिशिएंसी हो सकती हैं, तो वो एक कंप्लीट रिटर्न, अगर सब कुछ आपने फाइल किया है तो वो कंप्लीट है। अगर वो आपने सब कुछ नहीं फाइल किया, उसमें एरर ओमिशन या कोई डेफिशिएंसीज हैं, आपने कुछ चीज़ें ओमिट कर दी हैं, कोई स्टेटमेंट जो प्रेस्क्राइब्ड है, या कोई एनेक्चर है, या डॉक्यूमेंट है, या इन्फॉर्मेशन है जो प्रेस्क्राइब्ड है, या स्टेटमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट है, आपने फाइल नहीं की, तो वो डायरेक्टली आपकी रिटर्न इनवैलिड नहीं होगी। पहले आपको वो एक नोटिस देगा अंडर सेक्शन 120(3), और उसमें 15 दिन या 20 दिन 30 डे देगा कि विद इन दैट ये डेफिशिएंसी आप पूरी कर लें। एक दो सिचुएशन है कि आपने पूरी कर दी विद इन दैट, तो फिर आपकी वो जो इनकम्प्लीट रिटर्न थी दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कंप्लीट। दूसरी ये है कि आपने नहीं दिया, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो वो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगी, और फिर वो उसको वो एज ए होगी जैसे आपने फाइल ही नहीं की, तो फिर ओरिजिन से आप दोबारा फाइल करेंगे, पहले वाली फिर नाल एंड वाइड हो जाएगी। फिर 120(3)(4) के जी बेटा। जैसे 114 की वर्डिक है कि रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी कंपेयर्ड विद द वेल्थ स्टेटमेंट, तो सर अगर वेल्थ स्टेटमेंट 116(2) को पढ़े तो वहाँ वर्ड यूज है एवरी रेजिडेंट पर्सन, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसपे वो अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करवाने का, तो उसकी रिटर्न फिर कैसे कंप्लीट होगी, जबकि रिटर्न की वर्डिंग तो कहती है कि आपकी जो रिटर्न तब कंप्लीट होगी जब आप वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। तो नहीं, ये वो डिफाइन है एक, जहाँ कहीं किसी नेक्स्चर को या कहीं रिटर्न का भी कहा गया है कि ये फाइल नहीं करनी, जैसे 115 है, तो आप रिटर्न की डेफिनेशन अपनी जगह, किसी ने फाइल नहीं करनी, किसी को किसी चीज़ से एग्जम्पशन दी जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि रिटर्न कंप्लीट नहीं होगा। फिर अगर आपको उसके लिए वो नोटिस देता है तो फिर आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं कि आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ये डॉक्यूमेंट, इसके लिए मुझे एग्जम्पशन है। किसी चीज़ को डिफाइन कर देना इट डज नॉट मीन कि वो सारा ही अप्लीकेबल हमेशा ही रहेगा। वैसे तो हर इनकम टैक्सेबल है, पहले चार्जिंग सेक्शन में कहा जाता है कि हर इनकम का टैक्स, जो भी इनकम है आपने अर्न की वो टैक्सेबल है। अब कहें जी यहाँ कह दिया सारी टैक्सेबल है, अब एग्जम्पशन हम मुझे एग्जम्पशन हो ही नहीं सकती। आगे एग्जम्पशन का फिर सेक्शन अलग शेड्यूल है कि ये इनकम एग्जम्प्ट होंगी, अब उस टैक्सेबल में एग्जम्पशन लेस करेंगे हम। जहाँ की रिटर्न की भी आपको इम्यूनिटी दी जा सकती है, किसी पेपर डॉक्यूमेंट किसी चीज़ की भी एक प्रेस्क्राइब चीज़ है, कुछ एग्जम्पशन है, जिसको एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन क्लेम कर लेगा। वो इनकम की भी हो सकती हैं, वो आपके स्टेटमेंट की भी हो सकती हैं। पहले रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी नहीं थी, इधर बेशक पार्ट थी, आगे सेकंड शेड्यूल में एक अलहदा थी जिसकी इतनी इनकम है उसने वेल्थ फाइल ही नहीं करनी, ठीक है। या ऐसे ही थी कि रिटर्न तो है, फाइनल डिस्चार्ज वाले ने फाइल ही नहीं करनी थी, 115(4) में एग्जम्पशन थी, अभी भी 115 में है, अभी 115 में पूरी रिटर्न ही विडो है या इतनी ज़मीन से कम है, वो 115(4) में 15। तो जहाँ कहीं किसी की एग्जम्पशंस हैं, किसी भी रिटर्न पूरी की या रिटर्न के पार्ट की, स्टेटमेंट की, डॉक्यूमेंट की, तो वो उसने नहीं की। 115 क्योंकि आज हमने वो उस सीक्वेंस में नहीं दिया इसको, तो इसलिए पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्म रिटर्न, तो अब इन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर सोली बाय द रीजन सब सेक्शन A B C D, जो अभी हमने 2 की पढ़ी हैं, उसमें कि इतनी ज़मीन हो, लैंड हो, रेटिंग एरिया में हो, तो उनमें इन ये वाले जो हैं जिन पे ये अप्लीकेबल है, ये लोगों ने अदरवाइज दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल, लेकिन वो रीज़न जो है 3, 4, 5, 6 उसकी वजह 3, 4, 5 दिखा दे पहले।
2 नीचे ये 1 1 1 ये जिसके पास ये बी की 3 है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उन लोग जो उधर प्रेस्क्राइब पर्सन है उनके पास ये प्रॉपर्टी की वजह से उसने फाइल करनी है, अदरवाइज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। लेकिन उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से उसे फाइल करना ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से उसको एग्जम्पशन दी गई है कि ये 3 4 5 जो है, या एरिया रेटिंग एरिया में या म्यूनसिपल एरिया में फ्लैट है, लैंड है तो या गाड़ी है, इन रीजंस की वजह से इफ़ शी इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न तो उसको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तो उसको रिक्वायर्ड है अगर, लेकिन वो उन लोगों के लिए ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। आए बेटा उधर उसमें विडो है, आप विडो के पास ये इतनी 500 स्क्वायर यार्ड का अगर है उनके पास तो घर है या रेटिंग एरिया में कंटोनमेंट ये म्यूनसिपल रेट में या उसमें है, या फ्लैट है या गाड़ी है, वो 3 4 जो भी कंडीशन है, उन कंडीशन की वजह से इफ़ ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न तो इन 3 लोगों पे वो कंडीशन इसकी वजह से उन्हें फाइल करना नहीं है। क्लियर, इवन दो वो होल्डिंग वो उतनी लैंड या उस प्रेस्क्राइब लैंड है या फ्लैट है वो उस एरिया कंटोनमेंट में या म्यूनसिपल में या इस्लामाबाद टेरिटरी में या रेटिंग एरिया में है और अर्बन एरिया जो है उसमें है भी, तो इवन देन ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। तो पहला है विडो के लिए अगर वो कंडीशन है उसमें फाल भी करती है तो उसने रिटर्न नहीं फाइल करनी। इधर ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर वो है तो इवन दो उसके पास वो लैंड है रेटिंग एरिया या उसमें फिर भी उसमें डिसेबल पर्सन है इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट अगर की नॉन रेजिडेंट की इधर प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो अदरवाइज तो उसके मुताबिक अगर 500 स्क्वायर यार्ड का घर है या फ्लैट है तो उसको फाइल करना ज़रूरी है, तो फाइल करेगा रिटर्न तो वेल्थ स्टेटमेंट भी शो करेगा और पूरी रिटर्न भी फाइल करेगा। लेकिन जस्ट इस रीज़न की वजह से कि उसके पास ये 3 चीज़ों में से या 4 में से कुछ चीज़ें हैं इसकी वजह से वो फाइल नहीं करे, इसलिए उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है इनकी तो उसको फाइल करना होगी, जस्ट इस रीज़न की वजह से नहीं होगी। अगर पहली दूसरी या और रीज़न हैं अबाव दैन टैक्सेबल है, वो कंपनी है या वो NPO है या दूसरी कंडीशन अप्लीकेबल है जैसे मेंबर ऑफ है वो उसका प्रोफेशनल बॉडी का चैम्बर का या उसने NTN लिया हुआ है फिर उसने फाइल करनी, फिर जस्ट इस रीज़न की वजह से वो नहीं कह सकता मैं फाइल नहीं करता, उन दूसरी क्लासेस में फाइल करता है तो उसने फाइल करना है। ड्यू टू दिस रीज़न ये 3 4 जो हैं इसकी वजह से फाइल करना जरूरी है। क्लियर, चलो बेटा सर यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपके कमेंट्स चाहिए। एक कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, तो ये कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन तो जाहिर है पीछे उसके पीछे पैराग्राफ होना चाहिए। और दूसरे ये कि बोनाफाइडी जो है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आएगा, ये कैसे? बेसिकली ओपिनियन का वर्ड जो है ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन सर्टन रीजंस ना, तो वो ओपिनियन फॉर्म करना जस्ट ऐसे ही नहीं है कि मैं समझूँ कि ये जी मेरी ओपिनियन है। तो अगर वो आपने रिटर्न फाइल की है तो वो उसमें जो एसेट आपने डिक्लेयर किया है या पहले नहीं था या उसके पार्टिकुलर चेंज किए हैं तो उसको सामने रखते हुए या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है उसको बेस से सामने रखते हुए रीज़न बेस पे वो अगर ऑर्डर करता है ओपिनियन फॉर्म करता है। ओपिनियन के लिए पहले अप्लाई माइंड करेगा और जो मटीरियल फैक्ट है उनको सामने देखेगा और उसमें जो आम एक रीज़नेबल आदमी जो है वो उसको एज प्रूडेंट मैन उन डॉक्यूमेंट को देखते हुए वही ओपिनियन फॉर्म करता है तो वो समझ जाएगी ओपिनियन है। तो अगर उस सिचुएशन की ओपिनियन फॉर्म होता है एज ए प्रूडेंट मैन वाली और बेस्ड ऑन सर्टन मटेरियल या डॉक्यूमेंट पे है कि उससे लगता है कि ये वाली जो जस्ट उन्होंने अवियन को या उसको रेक्टिफाई करने के लिए अवियन को जो है उसको फर्दर रेमेडी करने के लिए उन्होंने फाइल की है तो उस सिचुएशन में वो फिर डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन ये रेयर ये कम है कि करेक्शन उसने की है। और वैसे भी ऊपर अगर आप देखें वो लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी। क्लियर जी, पहले पिछली वर्डिंग में देखें ये तो उसने इनवैलिड डिक्लेयर करनी है, वो ये भी कर सकता है कि इनवैलिड की बजाय उस पर लायबिलिटी रेज कर दे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम एंड परिवार, बजाय वो उसकी कंसीलमेंट की लायबिलिटी निकाल दे। प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है 2-3 साल की, ठीक है। तो इसमें कोई इस रेक्टिफाई या रिवीजन करने से आपकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होगी,
अगर वो कंसीलमेंट केस बनाता है तो ये तो एडमिटेड है कि पहले आपने डिक्लेयर नहीं की, तो अब आपने वो एसेट किए हैं, सोर्स दिखाएं, तो यहाँ आपके ख़िलाफ़ वो लाइबिलिटी ही रेज़ कर सकता है। तो लाइबिलिटी एक तो आपने जितनी है वो उसकी कंसीलमेंट 111 में भी लगा सकता है, फिर आगे प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। कंसीलमेंट की अपनी लाइबिलिटी भी है, 100 टाइम और ऑनवर्ड प्रोसिक्यूशन भी है, तो वो अलहदा है। कंसीलमेंट डिफाइंड भी है सेक्शन 2 में, ठीक है। लास्ट टाइम कंसीलमेंट पढ़े थे पिछले लेक्चर में, डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखी थी, तो वो डेलिबरेटली विलफुल ये वगैरह वगैरह ना, वो फिर उसको प्रूव करना, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर। तो उस सिचुएशन में यहाँ लाइबिलिटी रेज की जा सकती है अंगेंस्ट द टैक्स पेयर। जब भी वो रिवीजन करता है तो उसको वैसे ही उसकी एक्सप्लेन करना है कि रीज़न क्या है कि क्यों पहले ओमिशन ओमिशन आपकी ओमिट हो गई कोई चीज़। तो ओमिशन में 2 पार्ट होते हैं, एक है कि ओमिशन आपकी ड्यू टू एरर है या मिस्टेक है जो डेलिबरेटली नहीं है। ओमिशन से मुराद एरर ओमिशन जो है, अगर वो डेलिबरेटली नहीं है, अनइंटेंशनल है, तो वो मिस्टेक में फॉल करता है, तो उसमें वो कंसीलमेंट में फॉल नहीं फिर करता। आप अगर ने विलफुली और डेलिबरेटली जानबूझ के की हैं, वो प्रूफ वो कंसीलमेंट में जो आता है, हाइड की हैं और आप शो की हैं, तो उस सिचुएशन में फिर वो उस पार्ट में बनेगा, ठीक है जी। या उसमें स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग पार्टिकुलर आपने दे दिए, क्योंकि कंसीलमेंट में पढ़ा था हम कि उसमें अवियन है, नॉन डिस्क्लोजर है या रॉन्ग डिस्क्लोजर। तो कंसील में आता है वो विलफुली और डेलिबरेटली है और नोइंगली है, और ये बाय मिस्टेक है, अनइंटेंशनली, वो इंटेंशनली, ठीक है जी। तो अगर ओमिशन का वर्ड और रॉन्ग स्टेटमेंट ये अनइंटेंशनल है या ड्यू टू मिस्टेक, एरर ओमिशन जो है बाय वे ऑफ मिस्टेक है। मिस्टेक फैक्चुअल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है और कंबाइन भी हो सकती है, और बायलेटर भी हो सकती है, यूनिलेटर भी हो सकती है। तो मिस्टेक एरर ओमिशन जो है वो है तो, और बोनाफाइडी होना भी ज़रूरी है, और वो मेलाफाइडी ना हो, जानबूझ के या वीएन या कंसीलमेंट को रेमेडी करने के लिए, रेडिकेट करने के लिए आपने ना किया, तो फिर लाइबिलिटी आपकी अपनी जगह पे ही उसकी, क्लियर। नेक्स्ट ऊपर बैठो, कहाँ था? Provided that commissioner is of the opinion, number 1 इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है, द रिवीजन अंडर सबसिडी इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टिंग बोनाफाइड ओमिशन। तो एरर ओमिशन जो बोनाफाइड नहीं है, मेलाफाइड है, तो उस सिचुएशन में ये ओपिनियन फॉर्म करेगा। ओपिनियन किसकी फॉर्म करेगा कि बोनाफाइडी करेक्शन ऑफ जो आपका करेक्शन ऑफ बोनाफाइड ओमिशन नहीं है या रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। ही मे डिक्लेयर सच रिवीजन एज ए वॉइड। वॉइड मीन नथिंग हैज हैपेंड, जैसे फ्रॉम द ओरिजिन ही वो फाइल ही नहीं की हुई। तो एन ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर इन राइटिंग भी करना है, और फिर आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard भी करना है। फादर मूल और इट इज हेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी राइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और फर्दर ये लिमिट है कि हेल्थ स्टेटमेंट जो है 5 ईयर जो फाइल की आपने उसके बाद फाइल नहीं हो सकती। उसके बाद फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट है। तो एवरी रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन इनकम ऑफ नॉट लेस देन $10,000 or having foreign asset with the value of not less than $100,000 shall furnish statement herein referred to as a foreign income and asset statement in the prescribed manner and in the prescribed manner giving particular person's total asset and liability as on last date of the tax year। foreign asset transfer उसी तरह जिस तरह वो थी, और उससे complete particular foreign income expenditure derived during the tax year and expenditure wholly and received for the purpose of deriving that income। the commissioner may by notice in require any person being individual who is in the opinion of commissioner on the basis of reason to be recorded in writing was required to furnish foreign asset and statement under section, but who has failed to do so furnish the foreign asset on the date specified in the note। आगे डिस्कस बेसिकली फॉर मोस्ट 116 ए भी प्रेस्क्रिप्ट आ गई है ऑनलाइन। पहले इस पे केस चला था कि ये प्रेस्क्राइब नहीं। ये बेसिकली 2017-18 में जब आया था, तो पहले 2017-18 में कराची हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। तो उसमें यही था कि जी पहले फॉरेन एसेट का प्रोविजन वेल्थ स्टेटमेंट जो थी वो उसमें था ही नहीं। 2017 के बाद 18 में जब फर्स्ट टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग ये वो हुआ, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी ये आपने डिस्क्लोज नहीं किए, तो उन्होंने फिर वो फर्स्ट टाइम 2017 या 18 में वो कॉलम फॉरेन एसेट का डाला वहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में।
तो अभी भी अब फिर उसके ऑनवर्ड जो है वेल्थ स्टेटमेंट में वो कॉलम डला तो आप फिर फॉरेन एसेट और लायबिलिटी आप शो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो उससे पहले फिर उस पर लिटिगेशन हुई कि क्योंकि पहले प्रेस्क्राइब फॉर्म पे मैंने फाइल करनी थी, तो प्रेस्क्राइब में वो एसेट लायबिलिटी थी नहीं, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं, और कराची हाई कोर्ट ने फिर रेट पिटीशन जो है अलाउ कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने अब ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये वाली जो है इसको आप अलहदा रिकंसाइल नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, फॉरेन एसेट और फॉरेन लायबिलिटी और फॉरेन इनकम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको उधर शो करना है कि नहीं, या इसके अलावा भी उधर शो करना है। तो वहाँ आपने जो फॉरेन एसेट्स हैं और फॉरेन लायबिलिटी वो वर्ल्ड वाइड स्टेटमेंट है, वो जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट 116 वाली वो होल एसेट है आपके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जो वो कंप्लीट है पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी जितने भी आपके एसेट हैं उसमें टोटल शो किए जाएंगे। और यहाँ आपने जस्ट जो रिक्वायर्ड है फॉरेन एसेट स्टेटमेंट, एसेट और इनकम की स्टेटमेंट देनी, यहाँ एडिशनल डिस्क्लोजर। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ क्योंकि वो ये इंडिपेंडेंट रिकॉन्सिलेशन इसकी नहीं हो सकती, वहाँ ऑल एसेट होंगे, लायबिलिटी होगी, सोर्स होगी, तो फिर रिकंसाइल होगी। ये ऐसे समझ एक उसके अंदर भी वो एसेट है, लेकिन उनमें से कुछ एसेट की इधर डिटेल है जो कि इसमें, और वो ये स्टेटमेंट उस वक्त फाइल करनी है, वहाँ ओवरऑल है, और यहाँ ये उस वक्त फाइल करनी है जब इस लिमिट से आपकी इनकम या आपके एसेट फॉरेन एसेट बढ़ जाए, तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी देनी है। क्लियर जी? डिस्क्लोजर है, इसके रिकंसिलिएशन को इसीलिए रिकॉन्सिलेशन नहीं है कि ये कंप्लीट रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी रिकॉन्सिलेशन नहीं बन सकती, फॉरेन एसेट में फॉरेन नहीं होंगे, लोकल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर किसी को कहें रिकंसाइल करके दें तो वो फॉरेन एसेट में इसका कनेक्शन फिर उससे जाएगा, वहाँ से फंडिंग आएगी ना इधर, या यहाँ से वहाँ जाएगी, तो इंडिपेंडेंट ये रिकंसाइल नहीं हो सकती। ये इंडिपेंडेंट एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीट एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट वो है जिसमें आप एसेट लायबिलिटी सारे होल एज ए होल जितने भी ओनरशिप में हैं उसके एज एट 30/6/23 या 22 या जो भी साल है आपका। तो इनकम टैक्स रिटर्न में और वेल्थ स्टेटमेंट में ये भी डिफरेंस होता है कि वो फॉर द पीरियड होती है, वो अपनी रिटर्न इनकम जो है वो आपने सारे जो भी डिक्लेरेशन है फॉर द ईयर है, और ये आपकी एज एट 30/6 है। हो सकता है 29 को आपके और एसेट हो या यकम को आपके और हो, लेकिन ये हो सकता है 29 को आपका रिसीवेबल है, तो 30 को आपने रिसीव कर लिया, रिसीवेबल कम हो गया, कैश बढ़ गया या पैसे बैंक में आ गए, तो आपने जो ये स्टेटमेंट फाइल करनी है सबसे पहले ये एज एट है 30/6/2023-22 जो भी टैक्स ईयर है आपका, उसके उस डेट की है। ये बैलेंस शीट का एक कंसेप्ट है, ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है या एट दैट डेट है कि उस डेट में आपके कौन से एसेट थे, कौन सी लायबिलिटी थी। अगले दिन की आपकी वेल्थ स्टेटमेंट कोई और हो सकती है, उससे पिछला दिन जो है 30/6 वाला उस दिन और हो सकती है। हो सकता है आपने उस दिन सारा ही कैश को आगे प्रॉपर्टी अगले दिन ले लें तो वो प्रॉपर्टी में फिर आ जाएगा। ले आपकी स्टेटमेंट जो आपने फाइल करनी है वो 30 उसी डेट की है, फॉर द ईयर नहीं है। बेशक लिखा भी हो तो फिर भी हम फॉर द ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रिकॉन्सिलेशन फॉर द ईयर हो सकती, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन में हम लिखते हैं ओपनिंग ये थी और ये आपकी क्लोजिंग ये है, डिफरेंस ये है, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ। अब रिकॉन्सिलेशन पिछले साल की और इस साल को हमने रिकंसाइल की है, तो ये डिफरेंस है, और डिफरेंस को हम देखते हैं फॉर द ईयर कहाँ से आए हैं और कहाँ गए, इनफ्लो और आउटफ्लो देते हैं कि चेंजेस जो आई हैं वेल्थ में, एसेट में, उनके क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से आई हैं, कौन से एडिशनल खरीदे हैं, कौन से एडिशनल हमने बेचे हैं, कहाँ से आए हैं, डिफरेंस इनकम कितनी आई है, वो आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं उससे आई हैं, जो आपके नॉर्मल है, फाइनल है, डिस्चार्ज है, दूसरे इस तरह एक्सपेंडिचर हैं आपके, तो वो डिफरेंसेस जो है वो इनफ्लो आउटफ्लो से आप रिकंसाइल करते हैं। तो ये आपकी एक एडिशनल डिस्क्लोजर है। तो अब हम जो है फाइलिंग ऑफ रिटर्न का आपको पता ही है 30 सितंबर होती है जो एओपी इंडिविजुअल सब के लिए, और कंपनी का जिसका अकाउंटिंग ईयर हो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 30 जून तक, आपका फर्स्ट जनवरी से लेकर 30 जून तक होगी तो वो आगे दिसंबर तक जाएगी, और दूसरे पीरियड में होगी तो अगले सितंबर तक जाएगी। तो स्पेशल वो उसको अब एक स्पेशल ईयर है, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, उसमें तकरीबन आपको 12 माह मिलते हैं, दूसरे में 6 माह मिलते हैं। क्लियर जी? तो अगर एक्सटेंशन का है
तो एक्सटेंशन भी आप कमिश्नर को 15 दिन के लिए दे सकते हैं, ना हो तो चीफ को भी दे सकते हैं, और FBR खुद भी पावर है, वो खुद भी एक्सटेंशन कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। इस तरह स्पेशल रिटर्न होती हैं कुछ, जैसे शिपिंग कंपनी है, एयर ट्रांसपोर्ट वाला है, या लीविंग पाकिस्तान है, या डिसकंटिन्यू आप बिजनेस आप करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल रिटर्न होती है, तो वो आपने अलग फाइल करनी होती है, उसका नोटिस देना है। तो ये इसका सेक्शन है। प्रेस लीविंग पाकिस्तान का अलग है, 145, 143, 44, 45 जो है उसके सेक्शन है, तो वो करनी है। तो अब हम देखते हैं कि आगे प्रेस्क्राइब जो है और ऑनलाइन किस तरह फाइल करनी है। प्रेस्क्राइब मेरा मशवरा है, ये क्योंकि हमारे पास 20 मिनट बचे हैं ना, अगर आज इसका क्वेश्चन आंसर कर ले और अगला पूरा लेक्चर उसको हाँ ठीक हो, ठीक हो। तो इसमें प्रैक्टिकल इशू को हम देख लेते हैं, इस चीज़ों को हम देख लेते हैं कि जो आप रिटर्न के लिए ज़रूरी हैं, जो इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन आपने लेनी है रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट को आपने प्रिपेयर करने से पहले तो ये कोई सबसे पहले टर्नओवर डिक्लेयर्ड एंड रिकॉन्सिलिएशन विद बैंक क्रेडिट एंट्री, सेल टैक्स रिकॉर्ड, PRA एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप बैंक का जो है, जो उसकी बैंक है उसकी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बना के उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखें, ड्यूरिंग ईयर क्रेडिट एंट्री लिखें। बैंक से लेंगे तो एक स्टेटमेंट बना लें, बैंक 1, 2, 3, 4, 5 जितने और टोटल में सबसे पहले आप एक कॉलम पहले में लिखे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग में फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022 या 30 जून 2022 को था ओपनिंग बैलेंस, और फिर आगे लिखे क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, उस बैंक में ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट एंट्री कितनी, फिर डेबिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस सारा, फिर एंड पे टोटल। तो जितने आपके बैंक हैं इनको एक तो आपने अपडेट करना है, 114A है या वो प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। दूसरा ये क्लोजिंग बैलेंस जितने भी हैं आपके, तो इनमें देख लें कोई आपकी रिकॉन्सिलेशन आइटम है तो उसकी एडजस्टमेंट कर लें, नहीं तो अदरवाइज यूजुअली AOP इंडिविजुअल में वो रिकॉन्सिलेशन का कंसेप्ट नहीं होता। तो आपने इन टोटल का टोटल देखना है और इंडिविजुअल भी देखना है कि ये सारे आप अपनी वेल्थ में डिक्लेयर कर रहे हैं, और इन हर एक के आपने क्लोजिंग बैलेंस जो है वहाँ आपकी वेल्थ में आए। पहली बात तो ये होगी कि क्लोजिंग बैलेंस जो है आपने डिक्लेयर करने और वर्किंग करनी। दूसरा आपने रिकंसाइल करना है कि जो क्रेडिट है उसको आपने जो इनकम डिक्लेयर की है या रेवेन्यू सेल डिक्लेयर की है, क्या ये क्रेडिट आपके इसको उस टर्नओवर से आपने मैच करना है कि कितना डिफरेंसेस है, कि डिफरेंसेस आपका कोई अब नॉर्मल तो नहीं है। अब इस क्रेडिट को आपने एक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की एक अकाउंट की आपकी टर्नओवर है, या किसी तरह सेल टैक्स में 12 महीनों का भी टोटल करें तो वहाँ सेल क्या है, तो उस सेल को, इस क्रेडिट को और इनकम टैक्स रिटर्न की जो आप सेल आपकी या अकाउंटिंग बैलेंस शीट जो आपने बनाई है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है उसमें कितनी डिक्लेयर टर्नओवर है, तीनों को आप कंपैरिजन करें और उसमें देखें कि कितना अब नॉर्मल डिफरेंस तो नहीं है। अगर अब नॉर्मल डिफरेंसेस है तो फिर आप देखें कि वो कहाँ से अमाउंट जो है उसके सोर्स कहाँ है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि उन्होंने इस डिफरेंस को सेल टैक्स के से क्रेडिट डिफरेंस, सेल टैक्स में भी वो टैक्स आप पे लगा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में भी वो आपको 111 का 1D लेके कि ये डिफरेंस अनएक्सप्लेन्ड है यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको आप क्रेडिट को, जो क्रेडिट है आपके टोटल क्रेडिट को अपनी टर्नओवर से रिकंसाइल कर लें। और फिर बाज़ दफ़ा डिफरेंसेस जो हैं वो नेचुरल डिफरेंस भी होते हैं, जैसे कि आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसमें आपने सेल टैक्स वगैरह लेस करके किए होते हैं, वहाँ आपकी रिटर्न में सेल टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा वो नेट को उसके साथ कह देते हैं, तो आप कह दीजिए इतना सेल टैक्स है, रिसीवेबल में भी आपका सेल टैक्स होता है, या कोई आपके अदर सोर्स भी हैं तो उन्होंने उससे उनको मैच कर लें। अगर वो आपसे अकाउंट्स में और उसमें मैच नहीं होते तो फिर आप और भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका बेसिस ऑफ चार्ज जो है वो सेल टैक्स इंडिपेंडेंट स्टैच्यू है, इनकम अलहदा है, ऑर्डिनेंस कंपनी ऑर्डिनेंस अलहदा है, उसमें बेसिस जो है बेसिस ऑफ जो है रिकॉर्डिंग, उसमें एक्रूवल होता है, उसमें रिसीट होता है, उसमें आप परचेज सेल डेफर भी कर सकते हैं, 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिस स्टॉक में भी बेसिस और जो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन या मेथड ऑफ काउंटिंग डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं, तो टाइमिंग डिफरेंस को भी आप देख सकते हैं। तो पहले आप खुद जब रिटर्न फाइल करें तो इस मिसमैचिंग को मैच कर लें,
ताकि एटलीस्ट जो अब नॉर्मल डिफरेंसेस हैं उसको आप रेमेडाइज कर लें, ताकि उसको खुद देख लें कि इसमें डिफरेंसेस की रीज़न क्या है, या सब्सिक्वेंटली अगर नोटिस आएगा सेल टैक्स में या इनकम टैक्स रिटर्न में तो मैंने इसके क्या रिप्लाई देने हैं या क्या सोर्सेज बनाने हैं, तो वो सोर्सेज आप बैंक क्रेडिट और सेल टैक्स रिटर्न की सेल 12 महीनों की उसी पीरियड की, इस तरह इनकम टैक्स की अकाउंटिंग रिकॉर्ड की या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वहाँ जो रिपोर्ट है उसको आपस में रिकनसाइल कर लें। इसी तरह डेबिट साइड जो होती है वो परचेजेज और जो आपके एक्सपेंडिचर है वो बाज़ दफ़ा इसी तरह आप बैंक में आपका उन्होंने विद होल्डिंग की होती है, वो रिवर्स करके कर लेते हैं कि ये आपने विद डाल इतने, अब फिर लग गया वो, तो इस साल में तो नहीं होगा वो, तो अदरवाइज वो डेबिट को भी बाद देख रहे थे कितने ज़्यादा डेबिट हैं आपके, तो डेबिट में आपकी परचेज तो बहुत कम है, या दूसरे एक्सपेंडिचर ये डेबिट क्या है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों को मैचिंग आप कर लें। तो उधर वो कहें उधर तो परचेज आपने और इलेक्ट्रिसिटी इतनी है सेल टैक्स में, यहाँ बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी, परचेज, फ्यूल, जो उधर इनपुट लिए हैं वो चीज़ें इधर मैच कर लें, यहाँ आप अकाउंट से मैच करें और डेबिट्स को भी साथ मैच कर लें। कोई डेबिट जो है आपके अब नॉर्मल तो नहीं है, तो अब नॉर्मल है तो अगर आपके हो सकता है अब नॉर्मल ही हो सकते हैं, हो सकता है आपने खुद कंट्रीब्यूशन की और विदड्रॉल की एज ए कैपिटल आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एसेट डिस्पोजल हो सकती है, या आप किसी से लोन लिया है वो क्रेडिट में आ गया, लोन वापस किया तो डेबिट में आ गया, कोई एडवांस आपको आ सकते हैं जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को बैलेंस शीट के एडमों से रिकनसाइल पहले कर लें और सोर्स बना लें कि कहाँ से नहीं पता तो फिर एडवांसेस डाल लें कहीं से, क्योंकि क्रॉस चेक तो है ज़रूरत नहीं है, तो उसको उतना अपनी बैलेंस शीट में आप फिर एडवांसेस फ्राम कस्टमर या वो जहाँ क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं है वो लेकिन सेल टैक्स में एडवांसेस पे भी टैक्स होता है, तो उसको अब ख़त्म हो गया मेरा, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने पहले सबसे पहले बैंक क्रेडिट एंट्री, टोटल रिकन्सिलिएशन विद अकाउंटिंग सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल और PRA में भी बात हो आप सर्विसेज उधर डिक्लेयर की, सर्विसेज उधर है, गुड्स की इधर है, उन दोनों को भी क्लब करें, क्लब करके फिर इसके साथ मैच करें, क्लियर जी। उसके बाद दूसरा परचेज डिक्लेरेशन, रिकॉन्सिलिएशन, सेल टैक्स रिकॉर्ड, PRA अकाउंटिंग एंड कस्टम इम्पोर्ट रिकॉर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कस्टम वाला। तो कस्टम में आपकी क्योंकि वो खुद ही अपलोड करते हैं आपको सेल टैक्स में, उधर अपलोडिंग में आ जाती है कस्टम वाली परचेज, लेकिन एक्चुअल परचेज आपकी कम होती है, वो तो जो कस्टम वैल्यूएशन होती है, DG वैल्यूएशन रूलिंग दी होती है उसके मुताबिक वो वैल्यूएशन लोड की होती है, तो आपकी हो सकता है कोई आपकी पेमेंट जो है पेमेंट और उसका डिफरेंस होता है, आपने ज़्यादा भी हो सकती है आपकी कम भी हो सकती है, आप कम डिक्लेयर की हो वो कहे जी कस्टम वैल्यू तो इतनी है, तो आपने बाज़ दफ़ा टोटल की टोटल डाल दी होती है कि इतनी, वो कहे जी पेमेंट तो इतनी की नहीं, तो इसलिए आपने इन्फ्लेट किए परचेज, या परचेज इन्फ्लेट की हैं, स्टॉक इन्फ्लेटेड है, आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है, तो इसलिए अंडरस्टेटेड हो गए इतना क्यों ना ऐड कर दें और आप पे टैक्स लगा दें, तो इसलिए आप कस्टम वाली परचेजेज जो है जो इम्पोर्टेड आपकी परचेजेज है उनकी वैल्यूएशन वहाँ वाली और जो एक्चुअल है आपकी जितनी पेमेंट की हैं उसको आप रिकनसाइल कर लें, और उसको रिकॉन्सिलिएशन बना के जब आपको कोई नोटिस आता भी है तो आप देख लें कि इसका मैंने ये जवाब देना है कि ये इतनी मेरी परचेजेज है, ये इसके इंसिडेंटल्स हैं, कस्टम ड्यूटी है और इस पर इतना सेल टैक्स है, इसका विद होल्डिंग है, ये एक्सपेंडिचर क्लियरिंग ट्रांसपोर्टेशन है या दूसरी चीज़ें हैं, तो इसमें से ये एडलेस हुआ है, एडलेस के बाद एक्चुअल ये है, और कस्टम वैल्यूएशन ये है, ये डिफरेंस जो है ड्यू टू कस्टम वैल्यूएशन है जो कि कस्टम वैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेटेड है, तो डिफरेंस ये है उसकी वजह से, तो इसको आप दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप परचेज वाला जो है ये वाला एरिया कर लें। तीसरा स्टॉक डिक्लेरेशन, रिकॉन्सिलिएशन विद प्रीवियस रिटर्न, सेल टैक्स रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग। एक स्टॉक जो आपने डिक्लेयर किया, ओपनिंग भी किया होगा और क्लोजिंग भी किया होगा, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में फिर आगे क्लासिफिकेशन है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है आपका, ये वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का है, स्टोर स्पेयर्स है जो कोई और पैकिंग मटेरियल या उनका भी हो सकता है। अब स्टॉक आपने उधर बैलेंस शीट में और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रिकंसाइल करें कितना कितना है, फिर सेल टैक्स का नेक्चर F है या J है या जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं, एक इंडिपेंडेंट भी आप फाइल करते हैं तो उसके साथ मैच आपने करना है। तो अब इस मैचिंग में डिफरेंस हमेशा ही रहेगा, क्योंकि एक तो डिफरेंस ये है कि वैल्यूएशन डिफरेंस है, जो काउंटिंग है उसमें कॉस्ट और NRV कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज ए लोअर, उस पे शो करते हैं
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक उसमें हमें स्टॉक शो करना होता है। उसमें यहाँ और उसमें डिफरेंट कास्टिंग के अलग मेथड है और नेचुरलाइजेशन के अलग मेथड है। कास्टिंग में यूजुअली मेथड जो है एक तो एवरेज कास्ट है, लेकिन आप वो होल ऑफ द ईयर खरीदते रहते हैं कोई माल जो है, जो भी रॉ मटेरियल है, तो हो सकता है फर्स्ट डे में आप और रेट हो, दूसरे दिन और हो, तीसरे दिन और हो, एंड वाले में और हो, तो होल ऑफ द ईयर डिफरेंट रेट हो सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक ये भी हो सकता है कि जो लेटर आए आप पहले यूज़ करें, या पहले वाला पहले यूज़ करें और बाद वाला बाद में यूज़ करें, कास्ट को चार्ज करें, या ये हो सकता है कि एवरेज करते जाएं कि ये आज 10 यूनिट है, 15 हो गए, 15 को टोटल किया, टोटल कास्ट ऐड की, एवरेज कर लिया। एक वेटेड एवरेज भी होता है। तो यहाँ मेथड, कास्टिंग मेथड जो है एक एवरेज मेथड है, वेटेड मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी होता है। जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में आप एवरेज नहीं कर सकते। एक टोयोटा कोरोला है, एक लैंड क्रूजर है, एक सुजुकी है, तो आप एवरेज नहीं कर सकते कि 10 गाड़ियाँ हैं ये एवरेज कर दें। वो अलग-अलग रहेगी, टोयोटा अलग रहेगी, दूसरी अलग रहेगी, वो अलग गाड़ी की प्राइस रहेगी और उसके मुताबिक स्टॉकिंग होगी। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसी तरह FIFO LIF है कि जो फर्स्ट आया है आपने पहले बेचा है, जहाँ यूजुअली इंटरचेंजेबल हो, वही यूनिट हो एक ही तरह के, तो उस सिचुएशन में फिर आप FIFO या LIFO अडॉप्ट करते हैं। FIFO से मेरा जो पहले है वो पहले बेचा है, जो आखिरी जो स्टॉक होगा वो लेटर कास्ट पे होगा। जो आखिरी दिनों में आप रिवर्स करेंगे कि आपके पास वो 10 यूनिट पड़े हुए, तो आखिरी दिनों में जो 30 जून है ना, 30 जून के लेटेस्ट जो आखिरी 30 दिनों में यूनिट पूरे होते हैं जो परचेज है, उसमें से 10 की वैल्यू लेगी जिस रेट पे आए हैं। लेकिन ये है आपका FIFO, जो पहला सारा बिक गया, आखिरी जो परचेजेज हैं उसमें से जो लास्ट परचेज हैं उनमें से आपने स्टॉक वैल्यूएशन करी। और LIFO मेथड, ये FIFO है, LIFO उल्टा है कि जो पहले वाला आखिरी वाला पहले बिक गया, स्टॉक पहले जो ओरिजिनल स्टार्ट ऑफ द ईयर है उसमें से होगा, तो लेटर सारा बिक गया। तो इस तरह वेटेड एवरेज है, FIFO है, LIFO है और सेक्शन 35 है। अगर स्टॉक को आप देखना चाहें कि स्टॉक के मेथड जो है, यहाँ इनकम टैक्स में भी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, यहाँ भी डिफरेंट है। जो भी आपने देना है कंसिस्टेंटली वही फॉलो करना है। तो 35 सेक्शन है, तो स्टॉक वहाँ वैल्यू। और इसी तरह जो आपकी है रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल से मुराद ये होती है कि वो आज बेचें तो बिकेगा कितने। नेट रिलाइजेबल, तो उसमें आपकी मार्केट भी वैल्यू हो सकती है, फेयर वैल्यू भी हो सकती है, फिर आपको ग्रुप वैल्यू भी हो सकती है। ग्रुप वैल्यू में ये है कि रॉ मटेरियल के अलग क्वांटिटी भी कर सकते हैं, ABCD, हर एक की अलग कास्ट अलग और सेलेबल वैल्यू अलग। तो इसी तरह फिर उसकी एज ए कैटेगरी भी आ सकती, फिर रॉ मटेरियल ABCD और उनकी टोटल भी इंडिपेंडेंटली। इसी तरह फिर फिनिश गुड्स की इंडिपेंडेंट भी और टोटल भी। एक तो हर एक की अलग इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल की टोटल या फिनिश गुड्स की टोटल क्लास वाइज भी हम ले सकते हैं। तो वो टोटल क्लास वाइज भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कास्ट और एनवार भी, और इंडिविजुअल बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जो मेथडोलॉजी होगी, जिस तरह आपकी आप वेस्टेज है या आपकी आउटडेटेड स्टॉक है या स्लो मूविंग है, तो उसकी वैल्यूएशन NRV करके लोअर वैल्यू पे शो करके जो रिलाइजेबल वैल्यू उस पर उसको शो किया जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ना। तो वहाँ उनकी ये सारी, और एक फिजिकल मेथड होता है, एक आपका एज पर बुक इन्वेंट्री होती है कि बुक में इतना स्टॉक है, लेकिन फिजिकल काउंटिंग करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा होता है। तो स्टॉकिंग जो होती है वो फिजिकल के मुताबिक होती है, जितना फिजिकल है उसकी कास्ट और उसकी वैल्यू वो स्टॉक होगा अदर। तो यहाँ क्योंकि सेल टैक्स में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, तो इसलिए उससे वो डिफरेंट हो सकता है। एक तो ये डिफरेंसेस आपके कास्टिंग जो है मेथडोलॉजी वो डिफरेंस है, दूसरा आपका जो है आपका वैल्यूएशन डिफरेंस है, और तीसरा आपका जो है कुछ चीज़ें आप जो है इधर आपकी, क्योंकि यहाँ सेल टैक्स जो है यहाँ सिर्फ गुड्स, हर किस्म की गुड्स होती हैं, इसमें एसेट भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ आप इस स्टॉक से करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ तो आप प्रिंटिंग स्टेशनरी भी होती है, जिस चीज़ पे भी इनपुट है वो सारी आपने परचेज में डाली, जबकि वो चीज़ें उधर नहीं है। परचेज जो स्टॉक जो है आउट ऑफ परचेज है, परचेज में से जो अनसोल्ड है या अनयूज्ड है वो आपका स्टॉक है। तो यहाँ बहुत से आइटम ऐसे हैं जो कि यहाँ तो कोई भी गुड्स है, कैपिटल है या आपकी रेवेन्यू गुड्स है, ऑल इसमें शामिल है। इवन वो ऑपरेटिंग है या एडमिन वाली गुड्स हैं वो सारी आपकी शामिल है। तो ये आप रिकनसाइल कर सकते हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी मेजर रॉ मटेरियल होता है, वहाँ वो रॉ मटेरियल में है ही नहीं है।
तो इसलिए इन चीज़ों को आप एक ये वाले डिफरेंसेस, स्टॉकिंग डिफरेंस, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन और इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंस या कंपोनेंट डिफरेंस, और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सेक्शन 7 का है सेल टैक्स का, कि वहाँ आप 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं परचेज। तो यहाँ इवेंट यूँ ही अक्कर हुई उसी वक्त रिकॉर्ड करनी, तो वहाँ आखिरी 6 माह वाला अगर आपने अगले साल किया तो यहाँ तो नहीं आएगा। तो परचेज भी डिफरेंट होगी और आपका अकॉर्डिंगली स्टॉक भी डिफरेंट होगा। तो कहीं आपको नोटिस और स्टॉक आए तो पहले आप इन चीज़ों को रिकंसाइल कर लें, रिकंसाइल करके फिर उसके अकॉर्डिंगली पहले ही अपना माइंड मेकअप कर लें कि ये डिफरेंस है, ये रीज़न है, क्योंकि कल नोटिस तो आना ही है, तो पहले उसका बना के रखें। क्लियर जी? ये है आपका स्टॉक। फिर ये भी देख लें कि पिछले साल जो आपने स्टॉक शो किया ओपनिंग वही लिखा है, कोई दूसरी फिगर तो नहीं। आप पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का फिर ओपनिंग होगा, इस तरह इस साल का जो क्लोजिंग है अगले साल का होगा ऑनवर्ड आपका। उसके बाद यूटिलिटी डिक्लेयर्ड एंड रिकॉन्सिलिएशन विद सेल टैक्स रिकॉर्ड, अकाउंटिंग यूटिलिटी कंपनी रिकॉर्ड एंड लेस्को। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यहाँ क्लेम किया होता है, डिफरेंट बिल्स होते हैं, तो यहाँ आपने इनपुट है तो उस पर लिया भी होता है। इस तरह PRA में सर्विसेज रेंडर करते हैं तो वहाँ दिया होता है। तो वो सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो आपको उसके टोटलिंग करें, और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है लिखने वाली, उसमें बाद दफ़ा टैक्सेस होते हैं। तो जहाँ आप एक्सपेंस में क्लेम करते हैं तो टैक्सेस भी उसमें डाल लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप उसका जो टैक्स एडवांस टैक्स है उधर भी क्लेम कर लेते हैं। तो उसको आपने जितने बिल्स हैं टोटल करके उसमें से जो आप क्लेम वाला इनकम टैक्स है वो आपने उसमें से लेस करना है। लेस करके टोटल बिल बनाएं, उसमें अलहदा बिल अलहदा बनाएं, मंथ वाइज बनाएं, और पेमेंट डेट अलहदा बनाएं, अक्रूड में कितने रखने हैं, फॉर द ईयर कितने चार्ज करने हैं, और कितने एडजस्टेबल टैक्सेस हैं आपके, एडवांस टैक्सेस हैं, वो आप उसने लेस करके बाकी को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लाना है। और साथ जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं जो आपने उधर क्लेम किए हुए हैं उनका भी टोटल देखना है कि उधर कितनी अमाउंट है सेल टैक्स में और यहाँ आपका कितना है। तो दोनों को आप रिकंसाइल कर लें, ताकि क्योंकि बाद दफ़ा आप काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। इस तरह फ्यूल होता है तो उसका भी उधर इधर दोनों देख लें, तो उसको रिकंसाइल कर लें कि डिफरेंसेस क्यों हैं, किस वजह से। तो फ्यूल क्योंकि बाद दफ़ा किस चीज़ में मेजर पार्ट होता है, फ्यूल यूटिलिटी जितनी भी है, तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, गैस हो, बाद गैस बेस्ड कंपनी होती है, या आपका वाटर के बिल हैं, कम्युनिकेशन है, या दूसरे हैं, वो दोनों में आप जहाँ कहीं हैं उसको बिलों में और उसमें से टैक्सेस वगैरह जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो आपका एडवांस हुआ है, चार्ज हुआ है, वो लेस करके आपने रिपोर्टिंग करनी है। और दूसरा पेमेंट के मुताबिक कि अगर अक्रूवल सिस्टम है तो जो पेमेंट बेसिस पे ना चार्ज करें, उसको टोटल 12 महीनों का चार्ज करें, जो पेबल है उसको एज ए पेबल में शो करें, तो अकॉर्डिंगली ऑनवर्ड करें। उसके बाद टाइमिंग डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ अक्रूवल वर्सेस कैश सिस्टम एंड डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट एंड रिसीट इन द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115(4). वो पुराना था 115(4) में अगर फेडरल डिस्चार्ज है तो वहाँ टोटल सेल ही है, तो एक्सपेंडिचर उसको भी आपने बनाना है, तो उसको भी आप रिकंसाइल करें। इनकम डिक्लेयर की आपने और तो उसके मुताबिक फिर देख लें रिसीट, वो क्योंकि वो रिसीट जितनी आपकी विद होल्डिंग है, विद होल्डिंग बाद दफ़ा डिडक्शन होती है, वो कहते हैं ये आपकी इतनी रिसीट है, तो वो कहेंगे ये आपकी सेल इतनी डिक्लेयर की, वहाँ तो रिसीट इतनी है, तो वहाँ अक्रूवल सिस्टम नहीं है। जो विद होल्ड है वो कैश बेसिस पे है। जब आपकी विद होल्डिंग होती है रिसीट या पेमेंट पे होती है, तो यहाँ आपने अक्रूवल सिस्टम अडॉप्ट किया हो सकता है। तो रिसीट या पेमेंट हो सकता है पिछले साल की हो या अगले साल की हो। अगर आपने रिसीट की है ड्यूरिंग द ईयर तो वो पिछले साल की भी हो सकती है, पिछले साल अक्रूवल थी तो इस साल आ गई, या आपने एडवांस पैसे ले लिए अगले साल के, तो रिसीट और सेल डिफरेंट हो सकती है। तो उसका भी आप रिकंसाइल कर लें कि रिसीट पेमेंट अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंट अक्रूवल सिस्टम में और होती है और जो आपका कैश सिस्टम और होती है। तो इसमें दो आइटम यूजुअली रिसीवेबल की एडजस्टमेंट आती है, तो आपने क्लोजिंग रिसीवेबल कितने थे और ओपनिंग रिसीवेबल कितने थे, इसको सेल में एडलेस करें तो सेल आपकी रिसीट आ जाएगी। दूसरा एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करें, चार एडजस्टमेंटें करें तो आप सेल से रिसीट में पहुंच सकते हैं, या रिसीट से आप पहुंच सकते हैं आप अक्रूवल सेल जो है आपने रिकॉर्ड की है। रिसीवेबल पेबल ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करें, क्लोजिंग आपका रिसीवेबल है वो सेल में से लेस कर दें, ओपनिंग ऐड कर दें, सीट पे आ जाएंगे। इस तरह एडवांस जो आपने लिया लेस कर दें, ओपनिंग आप उसमें ऐड कर दें तो आपकी वो आ जाएगी। तो इस तरह 4 एडजस्टमेंटें उसमें करें तो अक्रूवल से आप कैश में या कैश से आप अक्रूवल में जा सकते हैं।
declare a payment receipt in the statement under section reconciliation by adjustment of opening closing receivable payable और advances। वही आप ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल जो है वो ऐड करें और ओपनिंग क्लोजिंग एडवांसेस ऐड करें, तो कैश से आप सेल में जा सकते हैं या सेल से आप कैश में आ सकते हैं। इसी तरह अपोर्शनमेंट ऑफ कास्ट एक्सपेंडिचर बिटवीन द नॉर्मल इनकम, पीटीआर इनकम, मिनिमम टैक्स, फिक्स टैक्स, एग्जैम्प्ट इनकम एंड अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शंस। तो अब आपने देखना है कि आपकी कोई एग्जैम्प्ट इनकम भी है या एफटीआर इनकम है, मिनिमम है, नॉर्मल, मिनिमम और फैक्स ब्लॉक जो है, तो एक्सपेंडिचर जॉइंटली इनकर हुए हैं, तो एक्सपोर्ट भी है आपकी, तो उस सिचुएशन में आपने अपोर्शनमेंट के लिए सेक्शन है आपका 13 और रूल है आपका 67, उसको सामने रखते हुए आपने एक्सपेंडिचर को, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होते हैं तो उनको पोर्शन नहीं करना। अगर आपने सपोज एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट का माल जो आपने ख़रीदा है वो एक्सपोर्ट में ही यूज़ हुआ है, तो वो उसका डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंट पार है, तो उसको पोर्शन नहीं करना। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है एग्जैम्प्ट से या एक्सपोर्ट से या फाइनल चार्ज से, उसकी अपोर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में से लेस होगा, उसी की रिसीव। और जो कॉमन एक्सपेंडिचर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, या कोई कॉमनली आप जो मैनेजर है, आपका जनरल मैनेजर है, उसकी सैलरी जो है वो सारों को ही देखता है, तो उसकी एक कॉमन एक्सपेंडिचर, जितने कॉमन एक्सपेंडिचर हैं वो अपोर्शन होने हैं अमंग द डिफरेंट सेट ऑफ इनकम्स। तो अपोर्शनमेंट के लिए डिफरेंट रूल हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन बेस हो सकते हैं, वो आपका एरिया बेस हो सकते हैं। यूजुअली जो रूल ऑफ थंब है वो सेल बेसिस है कि सेल बेसिस पे पोर्शन कर दें, तो अकॉर्डिंगली जितनी सेल, एक्सपोर्ट सेल कितनी है, लोकल सेल कितनी है, एफटीआर कितनी है, एग्जैम्प्ट कितनी है, वो हेड बना लें और जो एक्सपेंडिचर कॉमन है उसको उनकी रेशो बना लें कि टोटल में उसका कितने % है, उसका कितना है, उसका कितना है, और एक्सपेंडिचर को भी उसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसमें से आप लेस कर दें। आगे ख़त्म नहीं हुआ अभी, आगे कंप्यूटेशन इनकम एंड रिलेटेड टैक्स फॉर कंपैरिजन एंड रिड्यूस फॉर मिनिमम टैक्स रेजिम, ठीक है। उसके बाद चेकिंग एंड रिकंसिलेशन ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर एंड विद होल्डिंग टैक्स विद FBR इंक्वायरी सिस्टम एंड, तो सबसे पहले किसी की भी रिटर्न फाइल करनी है तो MIS उसका खोलें, इंक्वायरी खोलें, वहाँ देखें विद होल्डिंग किस किस के पड़ी होगी, उसको भी नहीं पता होता कि उसने कौन सी लैंड ली है, कौन सी बेची है, 236C के विद होल्डिंग सारी डिटेल पड़ी होती है, तो उसको आप खोलें और फॉर द टैक्स ईयर में सॉर्टिंग लगाएं, सॉर्टिंग लगा के आपको सारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल को फिर सेक्शन वाइज कर लें। सर आपका CNIC बड़ा वेपन बन गया। हाँ जी, वो उसको आप फिर सेक्शन विद होल्डिंग जो है डिडक्शन, उसको सेक्शन वाइज कर लें। सेक्शन वाइज करेंगे तो आपको उसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का पता चलेगा कि ये 236C है, A है, 153A है, गुड्स पे है, सर्विसेज पे है, एग्जीक्यूशन पे है, फॉरेन टूर है, कोई और चीज़ है, जितने भी उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, ये वो सारे सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। तो कम अज़ कम वो एक्सपेंडिचर या वो एसेट जिन पे वो होल्डिंग हुई है, कम अज़ कम वो वेल्थ में और उसमें ज़रूर शो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कंसीलमेंट है। इसलिए सबसे पहले सारा काम, वो जो उससे पहले काम आपने ये करना है, सबसे पहले MIS और FBR जो इंक्वायरी है उस पर लगाएं, जितने आपके क्लाइंट हैं सबसे पहले ये काम करें कि वहाँ से आप डाउनलोड करें डाटा और उसको 2023 वाला, वैसे उसमें 5-6 सालों का पड़ा है, तो उसमें सॉर्टर लगाएं, सॉर्टर लगा के 2023 वाला अलहदा कर लें, अलहदा करके फिर उसको सेक्शन वाइज या आपके ट्रांजैक्शन वाइज कर लें, फिर देख लें कि कौन सी प्रॉपर्टी, फिर उनसे भी पूछ लें कि ये आपने ये इस पर, और सिर्फ प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज जरूरी नहीं, वो जो अमाउंट विद होल्ड है वो भी आपने क्लेम करनी है। जहाँ बाद में आप प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वो नहीं शो करते, या वो शो कर दे, क्लेम कर लेते हैं और प्रॉपर्टी या एसेट या वो एक्सपेंडिचर आप शो नहीं करते। तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपने पहले ये समरी बनानी है, फिर दोनों की एंट्री करनी है कि एसेट वैल्यू जो, फिर एसेट वैल्यू में भी डिफरेंस हो सकता है क्रॉस चेक आपने या पेमेंट ज़्यादा की हो, वहाँ पे तो होल्डिंग कम पे आई हो, तो उसको भी रिकनसाइल कर लें, सोर्स भी रिकनसाइल कर लें कि इतने पैसे थे कि नहीं, फिर वो टैक्स जो विद होल्ड हुआ है वो भी देख लें कि मैंने क्लेम करना है, किया है कि नहीं, तो उसको अलहदा रख लें कि ये एसेट मैंने डिस्क्लोज करने और इसके ये रिलेटेड जो है मैंने विद होल्डिंग के ये शो करने, अकॉर्डिंगली क्लेम करने, और एंड पे जब आप फाइल करें तो टिक कर लें कि दोनों चीज़ें हो गई हैं कि
कि नहीं। ऑल एसेट, ऑल एक्सपेंस जितनी भी विद होल्डिंग है सेक्शन वाइज की है, तो सारों की उनकी वैल्यू या कास्ट और अमाउंट ऑफ टैक्स वो सारे अकॉर्डिंगली आप उठसूँ कर दोनों से। बाज़ इंक्वायरी और MIS दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ चीज़ें उसमें शो हैं, कुछ उसमें नहीं, कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी होती। बाज़ दफ़ा कोई इसमें एरर भी होता है, वो कहता है मैं तो ये ख़रीदा ही नहीं, ना मैंने बेचा है एसेट या कोई एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर कोई श्योर है कि उसने कॉन्फिडेंट है कि वाकई कोई नहीं हुआ, गलती से आ गया, तो फिर आप उसका देख सकते हैं। तो फिर पूछ भी FBR से पता भी करवा सकते हैं कि ये क्या, उसकी डिटेल भी चेक आप कर सकते हैं, तो देख लेंगे क्या चीज़ है, फिर डिटेल चेक है उसको बताएं भी वाकई ख़रीदा हुआ है इस जगह पे ये है। क्लियर जी। तो MIS सिस्टम जो है आपका ये जो इंक्वायरी सिस्टम और MIS एंड अदर सोर्स भी कोई है उससे जाकर इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हीकल। बाद दफ़ा आप बुकिंग कराते हैं, आपके नाम शनाख्ती कार्ड है तो आपने बुकिंग कराया लिया नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है बाद दफ़ा वहाँ से भी आप वो भी वैसे कंप्यूटर पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम क्या क्या गाड़ी हैं। बाद दफ़ा गाड़ी आपने बेच दी अभी भी आपके नाम है, तो उसको आप अपने नंबर शंबर या वहाँ से ट्रैकिंग कर लें, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल उनकी साइट भी है अपनी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके नाम गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस सबसे आसान काम है, आप मोबाइल का ऐप अपना किसी जगह बारकोड पे लगाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो भी आपने क्लाइंट की जो भी लेके, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिक गाड़ियों की है या प्रॉपर्टी की है, ये सारी आप करें। इसे वीज़ा कार्ड एक्सपेंसेस, तो आपने वीज़ा का कार्ड लिए हुए हैं तो सारा साल चलाते रहते हैं, इधर एक्सपेंडिचर आप शो ही नहीं करते, तो इसलिए उसकी भी स्टेटमेंट देख लें कि उसके बाद नंबर ले लें कौन कौन से वीज़ा कार्ड है, ड्यूरिंग द ईयर कौन से नए लिए कौन से पुराने लिए, उसकी भी कंसिडरेशन कर लें, और कितने कितने बिल दिए हुए हैं। तो उधर ना ये ना हो कि एक्सपेंडिचर में आपने शो ही नहीं किए और उधर आपके एक्सपेंडिचर हो, फॉरेन पेमेंट कितनी है, लोकल पेमेंट कितनी है और कितनी अमाउंट है और कितनी आपने की है, इसको भी आप देख लें। बाद दफ़ा वीज़ा कार्ड वाली आपने अपनी पेमेंट भी की हो सकती है, बिजनेस पेमेंट भी की हो सकती है, तो उसको भी रिकनसाइल कर लें। बाद दफ़ा आपने कंपनी टूर है, कंपनी में के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी है, तो उस सिचुएशन में फिर आप उसका पहले टोटल बनाएं कि टोटल वीज़ा में आपकी इतनी पेमेंट्स हैं और टोटल आपकी पर्सनल कितनी है, वेल्थ में पर्सनल कितनी डालनी है, और फिर आपने उसको अपनी कंपनी या बिजनेस हेड में एक्सपेंडिचर में कितनी क्लेम करनी है। तो अकॉर्डिंगली वीज़ा वाला जो है ये भी फॉरेन लोकल एजुकेशनल, तो इसी तरह आप एजुकेशन है बच्चों की है तो उसी चीज़, ये आपके फॉरेन टूर हैं तो ये वाला भी वैसे पासपोर्ट से, अदरवाइज ये उसमें भी आ जाता है इंक्वायरी में या उसमें भी आ जाता है, लेकिन अदरवाइज भी पासपोर्ट ले लें या उससे भी आप दे सकते हैं कि उसके बच्चों के या एजुकेशन के, क्योंकि वहाँ आपने टैक्स भी क्लेम करना है उसका और साथ एक्सपेंडिचर भी पूछ रहे हैं, तो ये वाला। इसी तरह फॉरेन ट्रैवल है, क्लब मेंबरशिप है, बाद क्लब की मेंबरशिप है तो वहाँ कुछ आपने एडवांस सिक्योरिटी भी दी होती है, तो वो भी वैसे में देख लें कि आपने शो की है कि नहीं, तो सिक्योरिटी भी प्लस क्लब के जो एक्सपेंडिचर हैं ड्यूरिंग ईयर, क्लब के बिल शेयर जो है वो क्लब से भी मिल सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, इसलिए उसको भी देख लें। इस तरह कोई शादी है, हाउस होल्ड परचेजेज हैं, बाद दफ़ा आजकल आप परचेज करने हैं फ्रिज ये वो इन्फॉर्मेशन मोस्टली आ जाती हैं कहाँ से कितनी ली ड्यूरिंग ईयर, तो वो वाली भी इसमें आप कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर है परचेज, बाद दफ़ा आजकल जो है यूजुअली नोटिस आपको आ जाते हैं कि आपने स्टाम्प लिया है कोई प्रॉपर्टी का, एक्चुअल नहीं भी खरीदी, तो वो स्टाम्प से इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपने ये वाला स्टाम्प आप फिल करते हैं ऑनलाइन और निकलाते हैं आप, तो वो स्टाम्प से इन्फॉर्मेशन लेके आपको कहते हैं ये आपका क्यों ना 122 में अमेंड किया जाए, आपने ये स्टाम्प लिए हैं प्रॉपर्टी के लिए तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसके भी स्टाम्प से भी आप वो ले सकते हैं। बाकी और इसी तरह दूसरी चीज़ें जो है रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हैं। क्लियर जी, थैंक यू मैडम। हाँ, रिटर्न वाला जो है वो ऑनलाइन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो बताते हैं। छोटा सवाल है जी जी। सवाल में एक सजेशन भी है, इतना ऐसे स्टॉक के बारे में बताया, एक्सपोर्ट को आपको अपॉर्चुनिटी में फॉर्म में सब कुछ करना है, क्या इतनी मेहनत करने के बाद जब डिपार्टमेंट का बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आपकी मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी और सेल्स नहीं आप ऑडिट खुल गया हो, आपकी मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि उसको पता नहीं होगा। आप 10 मेथड बताएंगे तो वो कहेगा ठीक है, वहाँ नहीं आएगा तो कमिश्नर अपील मान लेगा, नहीं है तो ट्रिब्यूनल मान लेगा, ठीक है ना। मेहनत नहीं होगी, अगर आप चुप कर जाएंगे तो फिर काम खराब होगा, फिर वो ऐड कर देगा
फिर आप कुछ भी नहीं कर, क्लाइंट भी कहेगा भाई या भी तुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्योंकि फैक्चुअल सवाल है ये कैमरे के अलावा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसका डिफरेंसेस का पता होना जरूरी है, मैं अप्लाई दे सकेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। आज हमने थ्योरेटिकल जो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से सारा लॉ चीज़ें उसको देखा। अगला सेशन इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल फाइलिंग पे करेंगे और उससे अगला एक सेशन हम पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। क्वेश्चन अभी बहुत सारे दोस्तों के में बहुत सारे जहन में सवाल होंगे, तो एक पूरा सेशन हम इंशाल्लाह उस रखेंगे ही क्वेश्चन आंसर इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें हम 7E 4C तो उसमें किसी किस्म का भी कोई प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं फाइलिंग के तो वो भी हम उसके अंदर देखेंगे। तब तक उम्मीद है कि रिटर्न भी बेहतर हो चुकी होगी। इस समय सारे दोस्त वो आपको अंदाज़ा ही है कि 7E की फ़ाइलिंग पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आज के लिए सर इतना ही, बहुत शुक्रिया। अगले जुमेरात इंशाल्लाह मैसेज आप दोस्तों को पहुंच जाएगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग पे हम स्टार्टअप करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।